वेलकम टू द सेशन गाइस। माय नेम इज शुभम सूर्यवंशी और इस पर्टिकुलर वीडियो में एक वन शॉट डिस्कशन करने वाले हैं इस पर्टिकुलर यूनिट का। देखो, इस यूनिट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। कुछ इजी चीजें मैं इस पर्टिकुलर वन शॉट वीडियो में करा दूंगा, आपको सिर्फ उतना ही पढ़ के जाना है। और जो टफ वाला पार्ट मैं आपको स्किप करने के लिए बोल रहा हूं उसे आप स्किप कर दीजिए प्लीज। पूरा आपको नहीं पढ़ना है। द रीजन इज कि इसके अलावा और भी दो तीन यूनिट्स हैं जहां से आप बाकी की चीजें कर सकते हो। ठीक है ना। सो एक इंपॉर्टेंट चीज और कि वीडियो को आप थोड़ा सा 1.25x की स्पीड में चला लीजिएगा, बिकॉज आप में से कुछ लोग हैं जिनको थोड़ा सा पहले से नॉलेज हो सकता है इस पर्टिकुलर यूनिट का। लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो फिर आप स्लो स्पीड में ही देखिए ताकि आपको एक बार में समझ आ जाए। ओके, तो शुरुआत करते हैं। ये पूरा यूनिट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट है जिसमें आपको बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में डिस्कशन है। दूसरा पार्ट है जिसमें आपको ई मॉसफेट के बारे में डिस्कशन है। कुछ लोग इसे तीन पार्ट में भी डिवाइड करते हैं, जिसमें तीसरा पार्ट वो इस वाले को रख देते हैं कि यार वीएलएसआई टेक्नोलॉजी क्या होती है और फिर एनवेल सीमॉस वगैरह क्या होता है। ये एक इसका अलग डिस्कशन रहता है। बट जितना मैंने इस यूनिट को समझा है और जिस हिसाब से आपका पैटर्न चल रहा है, हम सिर्फ ये बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर वाला अगर पार्ट करके चले जाते हैं तो हमारा काफी अच्छा काम हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर वन शॉट में मैं सिर्फ बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं, पहली चीज। दूसरी चीज, बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में एक न्यूमेरिकल भी आता है और वो ये न्यूमेरिकल पिछले 2 साल से इनफैक्ट कंटिन्यूअसली पूछा जा रहा है। सो देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि अगेन बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर से ये न्यूमेरिकल आपसे वापस से पूछ ले। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो पूरा डिस्कशन इसके बारे में रहेगा। अगला वन शॉट मैं इस पर्टिकुलर सीरीज पे इस टॉपिक पे बना दूंगा, बट वो डेफिनेटली बात की बात है। आपको करना है तो करिए, वरना मेरे हिसाब से तो आप इस पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। आप ज्यादा फोकस जो है वो इस बीजेटी वाले सेक्शन पे करिए। ठीक है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं वो सारा इस ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं। तो जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सबका डिस्कशन होगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। साथ ही साथ मैंने कंपाइल किए हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में बाकियों के कंपैरिजन में थोड़े ज्यादा बार पूछे जा रहे हैं, और उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको किस तरीके से लिखने हैं वो भी इस पर्टिकुलर वीडियो में रहेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात गाइस, जैसे मैं कह रहा था न्यूमेरिकल के बारे में। सो ये वाला न्यूमेरिकल 2 बार पूछा जा चुका है, ये सेम विद द सेम नंबर्स 2 बार पूछा जा चुका है। ठीक है ना। और ये वाला भी न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा चुका है, तो न्यूमेरिकल को भी कंटिन्यूसली पूछा जा रहा है, इसलिए इसे भी कवर करना पड़ेगा हमें। ठीक है ना। इन सब के अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये रहता है कि वन शॉट देखने का अगर टाइम नहीं है या फिर हमें रिवीजन करना है तो हम रिवीजन कहाँ से कर सकते हैं। तो रिवीजन करने के लिए मैं तुम्हें एक सिंपल सोर्स बता दे रहा हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे एप्लीकेशन का लिंक है। जो लोग इस बात को जानते हैं वो थोड़ा सा डायरेक्टली आगे बढ़ सकते हैं। जिसको नहीं पता, जो पहली बार आ रहा है, बता दूं कि आपको एक पीडीएफ देखने को मिल जाएगी जिसका कॉस्टिंग 45 रुपीज़ यहाँ पे दिखा रहा है। कभी कभी 30 रुपीज़ का भी कॉस्टिंग दिखाता है, कभी 35 रहता है, कभी कभी 80 रुपीज़ रहता है। ठीक है। सो अभी इसका कॉस्टिंग 45 चल रहा है। इस पर्टिकुलर पीडीएफ में मैं क्या करता हूँ, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जिस तरीके से आपको एग्जाम में लिखने हैं वो आता है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको इसे ओपन करके दिखाऊं, है ना। तो सिंपली आप देखिए, आपको यहाँ अंदर जाना है कंटेंट्स में। ठीक है, मोबाइल पे आप बहुत आसान तरीके से इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आईएमपी क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप क्लिक करेंगे, आप यूनिट 2 की बात कर रहे हैं, यूनिट 1 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपको इस तरीके से कंटेंट जो है मिल जाएगा। सो जो भी आईएमपी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उनके किस तरीके से आंसर्स लिखने हैं, जैसे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनपीएन ट्रांजिस्टर का। सो उसमें आपको क्या क्या चीजें मेंशन करनी है एग्जाम में लिखा हुआ है। फिर अगर आप बात करते हैं किसकी, कि सिंगल स्टेज कॉमन एमिटर वाला, तो इसका किस तरीके से डायग्राम बनाना है, क्या चीजें मेंशन करना है, ये सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। तो जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए है वो डिस्क्रिप्शन में जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले। एप्लीकेशन के अंदर ये पीडीएफ मिल जाएगी, वहां पे आपको बीएक्सी सर्च करना है। कुछ इस तरीके से आपको बीएक्सी का कोर्स जो है वो देखने को मिल जाएगा, एंड यहाँ से आप उस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए, ये तो वो बात हो गई कि जिसको एक्सेस करना है फटाफट वो कर लेगा। और ऑब्वियस सी बात है कि ये यूनिट थोड़ा सा टफ है, तो सिर्फ पीडीएफ देखने से तो होना नहीं है। ठीक है, इसलिए अगर आप समझना चाहते हैं चीज़ों को कि चीज़ें वर्क कैसे करती है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। यूनिट आपका बीजेटी के बारे में है। बीजेटी का मीनिंग होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है। तो देखो यार, मैं आसान शब्दों में आपको बताने की कोशिश करता हूं कि ये बीजेटी हमारे सिलेबस में इंक्लूड क्यों किया गया है। ठीक है, और ये करता क्या है। सबसे पहले बीजेटी के दो काम होते हैं बेसिकली। बीजेटी का सबसे मेन काम क्या होता है कि आप किसी भी सिग्नल को अगर दोगे बीजेटी को, तो वो उस सिग्नल को क्या करता है, एम्पलीफाई करने की कोशिश करता है। ठीक है ना।
पहला रीजन जिस वजह से हमें बीजेटी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वो सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आपसे सिग्नल को वो कैसे एम्पलीफाई कर रहा है उसके बारे में काफी पूछता है। ठीक है। दूसरा रीजन जिस वजह से हमें बीजेटी पढ़ना जरूरी है, बिकॉज ये जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को ही हम बीजेटी बुलाते हैं गाइस, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, दिस इज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है। दूसरा चीज ये है कि ये जो बीजेटी है वो आप स्विच की तरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो स्विच क्या होता है? ये वैसा ही काम करता है जैसे आपके घर के स्विच होते हैं ना, स्विच को बंद करोगे तो लाइट बंद हो जाती है, स्विच को ऑन करोगे तो लाइट ऑन हो जाती है। ठीक है। तो स्विच ऑन या स्विच ऑफ करने के भी काम आता है। और अगेन स्विच की तरह वो कैसे काम कर रहा है ये भी आपके प्रीवियस ईयर में काफी बार पूछा गया है। तो बीजेटी में ये दोनों चीजों को पढ़ के जाना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो बीजेटी बेसिकली क्या करता है? एक एक्टिव डिवाइस है ना, एक्टिव पैसिव हमने पिछले वाले यूनिट में पढ़ रखा था। और एक बात गाइस, किसी ने भी अगर पिछले वाले यूनिट का वन शॉट वीडियो नहीं देखा है तो मेरी उससे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जाके वन शॉट वीडियो देख लीजिएगा, वरना आपको चीजें जो है वो सही से इस पर्टिकुलर वीडियो में समझ में नहीं आएंगी। ओके। ठीक है ना? क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो में सब कुछ पीएन जंक्शन डायोड से ही निकल के यहाँ पर आ रहा है, तो वो पिछला वाला वन शॉट वीडियो बिल्कुल देख के आइएगा यहाँ पे, है ना? सो इट इज बेसिकली व्हाट इज बीजेटी? इट इज अ थ्री टर्मिनल डिवाइस। ठीक है ना? एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो एक कंडक्टर की तरह भी काम कर सकता है, एक इंसुलेटर की तरह भी काम कर सकता है। क्योंकि ये एक कंडक्टर और एक इंसुलेटर दोनों की तरह काम कर सकता है, वही सबसे बड़ा रीजन है कि इसे हम एक एम्पलीफायर की तरह भी यूज कर सकते हैं, जो सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के काम आएगा। ठीक है। और हम इसे एक ऐसा स्विच ऑन या ऑफ की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो जो आपका एनालॉग वाला सर्किट होता है उसमें एक एम्पलीफायर की तरह काम करेगा, और जो आपका डिजिटल सर्किट होता है उसमें ये एक स्विच की तरह काम करेगा। तो बीजेटी के बारे में बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। अब एग्जाम में जो आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, वो सारे क्वेश्चंस इसी के रिगार्डिंग है कि बीजेटी को आप एक एम्पलीफायर की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बीजेटी को आप एक स्विच की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके इसी के अराउंड है। और बच्चे गलती यही करते हैं कि वो डायरेक्टली बीजेटी एज एन एम्पलीफायर, बीजेटी एज अ स्विच ये पढ़ने की शुरुआत कर देते हैं। तुम भी अगर यही गलती करोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होना है। ठीक है। तो बीजेटी एज एन एम्पलीफायर या बीजेटी एज अ स्विच पढ़ने के पहले तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि यार ये जो बीजेटी है ये सबसे पहले क्रिएट किस तरीके से हो रहा है, और क्रिएट होने के बाद में इसमें किस किस टाइप के ऑपरेशंस आप कर सकते हो। ठीक है ना? क्योंकि अगर आप एक बार ये समझ लोगे ना कि यार ये बीजेटी क्रिएट कैसे हो रहा है और इस बीजेटी में आप कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हो, इतना समझने के बाद आपको बीजेटी एज एन एम्पलीफायर जो प्रीवियस ईयर में पूछा जा रहा है ये बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से बन जाएगा। अगेन अगर आप इसके ऑपरेशंस को समझ लोगे तो बीजेटी एज अ स्विच जो अगेन आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा जा रहा है बहुत ज्यादा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, है ना? तो डायरेक्टली हमको जंप नहीं करना है एम्पलीफिकेशन पे या स्विच पे। पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि बीजेटी क्रिएट कैसे हो रहा है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज कि बीजेटी में हम कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं, क्योंकि एक बार हम इसको जान लेंगे तो हमारे पीवाईक्यूज और आईएमपी क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है? जैसे मैंने कहा आप स्पीड में चला सकते हैं, 1.25x का स्पीड में चला लो इस चीज को, लेकिन छोड़ना मत। ठीक है। तो सबसे पहली बात, बीजेटी क्रिएट कैसे हो रहा है? बीजेटी का क्रिएशन आपके डायोड के क्रिएशन के जैसा ही है ना? तो तुम जानते हो इस पीएन जंक्शन डायोड को। जो लोग पूरी तरह से जानते हैं वो थोड़ा सा आप आगे बढ़ा सकते हैं, जो नहीं जानते हैं उनको दिखा दूं कि पीएन जंक्शन डायोड जैसे हमने फर्स्ट यूनिट में देखा था वन शॉट वीडियो में, कि एक सेक्शन होता है जिसको पी वाला सेक्शन बुलाते हैं, जो कि हमारा पॉजिटिव सेक्शन होता है जहां पे होल्स होते हैं। दूसरा वाला सेक्शन जिसको हम एन वाला सेक्शन बुलाते हैं, जो सेकेंड सेक्शन होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि हमारा नेगेटिव सेक्शन होता है। ठीक है। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, एक जंक्शन बना दूं, तो क्या बन जाता है? पीएन जंक्शन डायोड बन जाता है। ठीक है। हमें क्या करना है? इसी पीएन जंक्शन डायोड को उठाना है और इसकी मदद से क्या बनाना है? बीजेटी बनाना है। ठीक है। तो हमने क्या किया, एक पी वाले को उठाया सेमीकंडक्टर को, और एक एन वाले को उठाया सेमीकंडक्टर को। इसके पास होल्स थे, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स थे, और हमने क्या किया, इसके बाजू में एक और पी वाला जो है वो रख दिया। ठीक है ना? तो अब क्या हो गया, अब जब मैं इनको जोड़ दूंगा ना, है ना, इस तरीके से, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? अब ये एक पीएन जंक्शन डायोड नहीं रहेगा, बट ये पी एन पी, ये तीनों एक साथ आ जाएंगे। ठीक है। तो कौन कौन तीनों? पी एन पी तीनों एक साथ आ जाएंगे। तो तीनों एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? एक ट्रांजिस्टर बनाते हैं। तीनों एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? एक ट्रांजिस्टर बनाते हैं। और उस ट्रांजिस्टर को हम क्या नाम बुलाते हैं? इट इज कॉल्ड एज पीएनपी ट्रांजिस्टर।
ठीक है ना। या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हैं, इट इज कॉल्ड एज बीजेटी। बीजेटी इज अ बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में एक टाइप होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर, समझे, है ना। सो आपका बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्रिएट कैसे होता है? बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के लिए हम पी और एन के साथ में एक पी भी जोड़ देते हैं, तो एक टाइप का पीएनपी ट्रांजिस्टर क्रिएट होता है, जो कि एक टाइप का बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है। जैसे आपने पी एन और पी को जोड़ा था ना, वैसे आप क्या कर सकते थे, एन पी और एन को भी जोड़ सकते थे, है ना। ठीक है, तो ये एन पी एन किस तरीके से जोड़ते हैं गाइस? ठीक है, सिंपल है यार, देखो यहाँ पे, ये देखो कि आपके पास एक एन वाला था, एक पी वाला था, ठीक है ना। और आपने धीरे से क्या किया, एक एन वाले को और साइड में लगा दिया, और फिर आपने इन तीनों को साथ में क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, अब ये तीनों जुड़ गए हैं, तो ये क्या बन गया, एक एन पी एन ट्रांजिस्टर बन गया। ठीक है, तो मेरे पास में बेसिकली दो टाइप के बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स होते हैं, दो टाइप के बीजेटी होते हैं। एक बीजेटी जो पी एन और पी से जुड़ के बनता है, जिसको हम पीएनपी ट्रांजिस्टर बुलाएंगे। दूसरा वाला जो एन पी और एन से जुड़ के बनता है, जिसको हम एन पी एन ट्रांजिस्टर बुलाएंगे। ठीक है ना। तो आई थिंक इंफॉर्मेशन यहां से देख के आपको समझ में आ गया होगा कि बीजेटी क्रिएट कैसे हो रहा है। ठीक है, एक बार ये समझ में आ गया है तो आगे की चीजें अब आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो बीजेटी एक ट्रांजिस्टर है, वो पीएनपी टाइप का ट्रांजिस्टर भी हो सकता है, वो एनपीएन टाइप का ट्रांजिस्टर भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, एग्जाम में ना बार बार आपको ऐसे डब्बे बना के दिखाने की जरूरत नहीं है, उससे अच्छा एक बेहतर तरीका होता है। ठीक है ना। सो पीएनपी ट्रांजिस्टर को या फिर एनपीएन ट्रांजिस्टर को आप दिखाना चाहते हैं एग्जाम में, तो आप पूरे पूरे बड़े बड़े डब्बे बना के नहीं दिखाएंगे। ठीक है, आप एक सिंपल तरीके से दिखा सकते हैं। क्या तरीका होता है कि यार ये जो बड़ा सा बॉक्स है उसे एक सिंपल रेक्टेंगल से आप डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि ये होल्स वाला है मतलब पी वाला है पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन्स वाला है मतलब एन वाला है नेगेटिव, ये होल्स वाला है मतलब पी वाला है। तो इस पूरे को बनाने की जगह पे आप क्या बोल सकते हैं, ये चीज बना के दिखा सकते हैं। ठीक है, वैसे एन पी एन दिखाना है तो आपको इस पूरे को बनाने की जरूरत नहीं है, होल्स वाले को एन, इलेक्ट्रॉन्स को एन बोलेंगे, होल्स को पी, इलेक्ट्रॉन्स को एन। तो अब ये डायग्राम बना के दिखा सकते हैं, ये ज्यादा बेहतर रहता है। ठीक है ना, तो बार बार होल वोल नहीं बनाना है, आप इस तरीके से पीएनपी बना के दिखा दीजिए एग्जाम में, इस तरीके से एनपीएन बना के दिखा दीजिए एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। देखिए, आप जानकारी जो है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में लेके भी शुरू कर सकते हैं, आप पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में भी लेके शुरू कर सकते हैं। ज्यादातर एग्जाम में जो मैंने देख रखा है और जो कि सिलेबस मैंने देख रखा है, उसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर का ही यूज होता है। इसलिए मैं आगे की इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर की मदद से ही सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है ना। तो किसी भी बीजेटी की मैं बात करूं, है ना, किसी भी बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की बात करूं, तो एनपीएन क्या है, एक टाइप का बीजेटी है। ठीक है ना। किसी भी बीजेटी में तीन लोग होते हैं। ठीक है, तो आपने देखा है ऑलरेडी तीन डब्बे होते हैं, ये आपका पहला वाला डब्बा होता है, ठीक है, ये आपका दूसरा वाला डब्बा होता है, और ये आपका तीसरा वाला डब्बा होता है। ठीक है ना। पहले वाला जो डब्बा है उसका नाम क्या होता है, एमिटर। ठीक है, पहला वाला जो डब्बा है उसका नाम क्या होता है, एमिटर। दूसरा वाला जो डब्बा है उसका नाम क्या होता है, बेस। और तीसरा वाला जो डब्बा है उसका नाम क्या होता है, कलेक्टर। ठीक है ना। तो इन तीनों के नाम जानने बहुत जरूरी है। अब चाहे वो एनपीएन हो चाहे वो पीएनपी हो, ये तीनों नहीं बदलते, हमेशा पहला वाला डब्बा एमिटर होता है, हमेशा दूसरा वाला डब्बा बेस होता है, और हमेशा तीसरा वाला डब्बा क्या होता है, कलेक्टर होता है। ठीक है, तो अब इनके नाम हम लिख देते हैं, फिक्स है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि चाहे आप एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करें तो भी पहला डब्बा ये रहेगा, दूसरा डब्बा ये रहेगा, तीसरा डब्बा ये रहेगा। चाहे आप पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करें, है ना, तो भी आपका पहला डब्बा एमिटर रहेगा, दूसरा डब्बा बेस रहेगा, तीसरा कलेक्टर। मतलब डब्बा फिक्स है। अब डब्बे के अंदर तुम एक एनपीएन ट्रांजिस्टर भी बना सकते हो, ठीक है, और डब्बे के अंदर तुम एक पीएनपी ट्रांजिस्टर भी बना सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर रहता है। ठीक है ना। चलिए, तो अब आप सवाल ये आता है कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर बनता कैसे है डब्बे के अंदर? सिंपल सा लॉजिक है भाई। ठीक है, अगर आपको किसी भी डब्बे के अंदर क्या बनाना है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाना है, तो आप सिंपली क्या करते हो, एन पी एन। ठीक है, तो आप इस वाले डब्बे में क्या करोगे, इस तरीके से इंप्यूरिटी को डालोगे कि यहां पर बहुत सारे क्या हो जाएंगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, इस वाले डब्बे में इस तरीके से इंप्यूरिटी डालोगे कि यहां बहुत सारे क्या हो जाएंगे, होल्स हो जाएंगे। फिर वापस से इस वाले डब्बे में इस तरीके से इंप्यूरिटी डालोगे कि यहां पे बहुत सारे क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे।
अब जिसको इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पता है उसी को पता है, जिसने मेरा पिछला वाला वीडियो वन शॉट वीडियो यूनिट 1 का ध्यान से देखा है ना। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली सेमीकंडक्टर्स होते हैं। ये अपने आप में एक सेमीकंडक्टर है, ये अपने आप में दूसरा सेमीकंडक्टर है, ये अपने आप में तीसरा सेमीकंडक्टर है, समझे। तो अगर मैंने पहला सेमीकंडक्टर डाला जिसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरा सेमीकंडक्टर बनाया जिसमें बहुत सारे होल्स है, और तीसरा सेमीकंडक्टर बनाया जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, तीनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया, एनपीएन। वहीं इसका उल्टा करता हूं मैं। अगर मैंने पहला सेमीकंडक्टर लिया जिसमें क्या है, बहुत सारे होल्स हैं, दूसरा सेमीकंडक्टर लिया जिसमें बहुत सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तीसरा सेमीकंडक्टर लिया जिसमें क्या है, बहुत सारे होल्स हैं, इस तरीके से मैंने जोड़ा तो क्या बन जाता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर बन जाता है ना। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, होल्स रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, होल्स रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ये सब कुछ इन्हीं पे ही डिपेंड करता है गाइस। ठीक है। तो मेरे ख्याल है कि जितना मैंने अब तक बताया है आपको, उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर आपको समझ में आने लगा होगा थोड़ा थोड़ा, है ना। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में तीन लोग होते हैं। कौन कौन से तीन लोग होते हैं? एक होता है आपका एमिटर, दूसरा होता है आपका क्या, बेस, और तीसरा होता है आपका कलेक्टर। ठीक है। अब दो टाइप के होते हैं। पहला वाला टाइप जिसमें आप एन, पी और एन को जोड़ के बनाओगे, इट इज एन एनपीएन ट्रांजिस्टर। दूसरा वाला टाइप जिसमें आप पी, एन और पी को जोड़ के बनाओगे, दैट इज कॉल्ड एज पीएनपी ट्रांजिस्टर, है ना। तो मैं एनपीएन ट्रांजिस्टर भी बना सकता हूँ, पीएनपी ट्रांजिस्टर भी बना सकता हूँ, मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं किस टाइप की क्या कर रहा हूँ, डोपिंग कर रहा हूँ। डोपिंग करना मतलब इम्प्योरिटी किस टाइप की ऐड कर रहा हूँ। ठीक है। अभी थोड़ा सा ट्रांजिस्टर का अंदाजा आ चुका है ना। और आगे की पढ़ाई भी हम कोशिश करेंगे किस पे करें, एनपीएन ट्रांजिस्टर में करें, है ना। तो ट्रांजिस्टर जान लिया हमने, उसके बारे में थोड़ा सा देख लिया है। अब हम जरा ट्रांजिस्टर के मेन इंपॉर्टेंट चीजों पे आएंगे। ट्रांजिस्टर में तीन ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला वाला डब्बा जिसका नाम एमिटर है, दूसरा डब्बा जिसका नाम बेस है, और तीसरा वाला डब्बा जिसका नाम क्या है, कलेक्टर। ठीक है ना। अब देखो, तीनों का अपना अपना फंक्शन है। जो आपका एमिटर होता है ना, पहला वाला डब्बा, ठीक है, वो बहुत हेवीली डोप्ड होता है। उसका काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई करना। ना फ्रैंकली स्पीकिंग ये एग्जाम में कभी पूछा नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि जो पहला वाला डब्बा है, अगर मैं एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात कर रहा हूं तो एनपीएन का मतलब क्या है, पहला डब्बा इलेक्ट्रॉन से भरा होगा। ठीक है ना। दूसरा डब्बा किससे भरा होगा, होल से भरा होगा। और जो दूसरा वाला डब्बा है वो लाइटली डोप्ड होता है। इसका मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ होल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होते, थोड़े से ही होल्स होते हैं, है ना। जो पहला वाला डब्बा है इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके पास थोड़े से होल्स होते हैं। और जो तीसरा डब्बा है कलेक्टर, ये मॉडरेटली भरा होता है। मतलब इसके जितने इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे लेकिन इससे थोड़े से कम होंगे, इतने कम होल्स नहीं होंगे लेकिन इससे थोड़े से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना। डेफिनेटली इन होल्स से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बट इनके कंपैरिजन में थोड़े से कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है ना। तो ये बेसिक चीज है जो बस आपके दिमाग में होनी चाहिए कि कभी एग्जाम में अगर पूछ ले रहा है कि भाई एमिटर कलेक्टर और बेस के बारे में बताइए, तो आप बता सके उन्हें कि यार एमिटर कलेक्टर बेस ऐसे होते हैं। ठीक है ना। ऐसा ऐसा होता है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में। ओके। चलो अगेन, थोड़ा सा हमें इस तरीके का आइडिया मिल चुका है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब जरा थोड़ा सा देख लेते हैं ऑपरेशंस के बारे में। बिकॉज मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि अगर आप बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में करना चाहते हैं तो आपको दो चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले कि आपका बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्रिएट कैसे होता है। ठीक है। तो आपने समझ लिया क्रिएट कैसे होता है ना। पीएनपी ट्रांजिस्टर भी बन सकता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर भी बन सकता है। जिस हिसाब से डोपिंग होती है उस हिसाब से क्रिएशन होता है। तीन लोग होते हैं उसमें, एक डब्बे का नाम होता है एमिटर, दूसरे डब्बे का नाम होता है बेस, और तीसरे डब्बे का नाम क्या होता है, कलेक्टर। तो इस तरीके से आपके बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का क्रिएशन होता है, जो कि आपका पीएनपी भी हो सकता है, जो कि आपका एनपीएन भी हो सकता है। तो हमने बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का क्रिएशन कैसे होता है वो समझ लिया है। अब अगला पार्ट आता है कि बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है उसमें आप ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं और कौन कौन से ऑपरेशन आप कर सकते हैं। अब बस अगर हमने ऑपरेशन कौन कौन से कर सकते हैं वो समझ लिया ना, तो आप समझिए कि इस यूनिट का समाधान पूरी तरह से आपका हो जाएगा। ठीक है। तो अब हमारा टास्क है ऑपरेशन, मतलब हम क्या क्या कर सकते हैं बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में, उसका डिस्कशन करना है ना। तो देखिए यहाँ कुछ कुछ चीजें मैंने लिखी हैं और इनसे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को बेसिकली हम तीन तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है। हम उसे एक्टिव रीजन में भी ऑपरेट कर सकते हैं, हम उसे कट ऑफ रीजन में भी ऑपरेट कर सकते हैं, और हम उसे सैचुरेशन रीजन में भी ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है। जब आप अपने बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में ऑपरेट करते हो तो वो किसकी तरह ऑपरेट करता है, एक एम्पलीफायर की तरह ऑपरेट करता है।
और एम्पलीफायर की तरह जब वो ऑपरेट करता है तो उस पे आपसे सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है। जब भी आप अपने बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को कट ऑफ रीजन में ऑपरेट करते हो या फिर सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट करते हो, तो इन दोनों ही रीजन्स में वो क्या करता है, एक स्विच की तरह ऑपरेट करता है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा था ना कि तुम्हें जानकारी पहले लेनी जरूरी है, रट्टाफिकेशन का नहीं करना है ना। कट ऑफ रीजन हो चाहे सैचुरेशन रीजन हो, दोनों ही रीजन्स में वो क्या करता है, एक स्विच की तरह ऑपरेट करता है। एक रीजन है जिसमें वो स्विच ऑफ की तरह ऑपरेट करेगा और दूसरे रीजन में स्विच ऑन की तरह ऑपरेट करेगा। तो ये एक और अलग चीज है जिसमें आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, तो हम समझेंगे अब कि यार एक्टिव रीजन में कैसे ऑपरेशन हो रहा है, और फिर हम ये भी समझेंगे कि आपके कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन में कैसे ऑपरेशन हो रहा है, और वहीं से आपके पीवाईक्यूज काम आ जाएंगे। ठीक है, चलिए। अब आपका बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में काम करेगा या कट ऑफ रीजन में काम करेगा या सैचुरेशन रीजन में काम करेगा, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करती है बायसिंग। ठीक है ना, कि आप किस तरीके की बायसिंग कर रहे हो। आप फॉरवर्ड बायसिंग भी कर सकते हो, आप रिवर्स बायसिंग भी कर सकते हो। तो ये जो बायसिंग होती है ना, वो डिसाइड करती है कि आपका जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, जो बीजेटी है, वो किसकी तरह ऑपरेट करेगा, एक्टिव में करेगा, कट ऑफ में करेगा या सैचुरेशन में करेगा। फॉरवर्ड रिवर बायसिंग मैंने पूरी तरह से आपको पिछला यूनिट 1 का जो वन शॉट है उसमें सिखा रखी है, तो उसको देखे बिना तुम आए हो तो लौट जाओ भाई। ठीक है, उसको करके आओ तभी समझेगा। शॉर्ट में एक रिवीजन के लिए बता देता हूँ, फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब क्या होता है कि आप पॉजिटिव वाले पार्ट को क्या करते हैं, पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, और आप नेगेटिव वाले पार्ट को क्या करते हैं, नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, पिछला वाला रेफरेंस अब याद आ रहा होगा। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है कि आप पॉजिटिव वाले पार्ट को नेगेटिव वाले पार्ट से कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव वाले पार्ट को पॉजिटिव वाले पार्ट से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जिसने पिछला वीडियो देखा था अब उसके दिमाग में रेफरेंसेस चलने लगेंगे, जिसने नहीं देखा है प्लीज जाके देख लो। ठीक है, ध्यान रखिएगा फॉरवर्ड और रिवर्स ऐसे होती है। इसके बेस पर डिसाइड होगा कि एक्टिव में काम करेगा, कट ऑफ में काम करेगा या फिर सैचुरेशन में काम करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझना है, ठीक है ना, कि अब अगर मैं एक्टिव रीजन में उसको काम कराने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, तो एक्टिव रीजन में वो कैसे काम करेगा, देखो। हमें पता है कि हमें क्या करना है, उसको बायसिंग करनी है। हम फॉरवर्ड बायसिंग भी कर सकते हैं, उसको रिवर्स बायसिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एमिटर और बेस को फॉरवर्ड बायस कर दूं और बेस और कलेक्टर को रिवर्स बायस कर दूं, तो वो क्या करेगा, एक्टिव रीजन की तरह काम करेगा। मैं इस बायस को कर कैसे सकता हूं, चलिए एक बार आपके सामने ट्रांजिस्टर बना के दिखाता हूं। मैंने एक एनपीएन ट्रांजिस्टर ले लिया है ना, आप जानते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर को। एनपीएन ट्रांजिस्टर, पहला डब्बा एमीटर होता है, दूसरा डब्बा बेस होता है, तीसरा डब्बा कलेक्टर होता है। ठीक है ना। और मुझे क्या बोला गया है, अगर मुझे एक्टिव रीजन में काम कराना है ना, एक्टिव रीजन में वो किसकी तरह काम करता है, एक एम्पलीफायर, है ना। ये सब बातें धीरे धीरे सुनते चलो, क्योंकि ये एम्पलीफायर के टाइम पे आपको पता चलेगा कि ये बातें जो सुनी है हमने वही लिखनी पड़ रही है। तो आप अगर एक्टिव रीजन में एक एम्पलीफायर की तरह काम कराना चाहते हैं तो हमें कैसी बायसिंग करनी पड़ेगी, जो एमिटर और बेस है उसको फॉरवर्ड करना पड़ेगा, जो बेस एंड कलेक्टर है उसको रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा मेरा एमिटर और ये रहा मेरा बेस। तो एमिटर और बेस में कैसी बायसिंग होनी चाहिए मेरी, फॉरवर्ड बायसिंग होनी चाहिए। ठीक है ना। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब क्या है कि पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव से कनेक्ट करना है, नेगेटिव वाले को नेगेटिव से कनेक्ट करना है। आइए कनेक्शन करते हैं। एन मतलब क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, एन का मतलब क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। तो एन अपने आप में कैसा है, एन अपने आप में ऐसा है नेगेटिव। तो एन जो है वो किससे कनेक्ट होना चाहिए, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट होना चाहिए। पी क्या है, पी मतलब होता है आपके होल्स, होल्स मतलब पॉजिटिव। तो बेस अपने आप में क्या है, पॉजिटिव। तो ये जगह किससे कनेक्ट होना चाहिए, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से लेके आएंगे अपने बेस को और ऊपर लेके जाएंगे और क्या करेंगे, एक पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। हमको पता है जब हम छोटा टर्मिनल बनाते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल कहलाता है, और जो हम बड़ा टर्मिनल बनाते हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल कहलाता है। करेक्ट। तो हमें क्या करना था, एमिटर और बेस में फॉरवर्ड बायसिंग करनी थी। ठीक है ना। तो एमिटर और बेस में हमने फॉरवर्ड बायसिंग करी, कैसे, नेगेटिव वाले को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। ठीक है। अच्छा, बेस और कलेक्टर में कैसी बायसिंग करनी है, रिवर्स बायसिंग करनी है। रिवर्स बायसिंग का मतलब क्या होता है, उल्टा। ठीक है ना। देखिए मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को 1.5x में या 1.25x में चला लें तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं थोड़ा सा धीरे धीरे ही आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इसे। ठीक है ना।
चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बात हुई थी हमारी? रिवर्स बायस। ठीक है, रिवर्स बायस में क्या होता है? हमने देखा उल्टा होता है। पॉजिटिव वाले को नेगेटिव से कनेक्ट करना होता है और नेगेटिव वाले को पॉजिटिव से कनेक्ट करना होता है। करेक्ट है ना? चलिए, तो देखें जरा, एन क्या है मेरा? एन तो मेरा इलेक्ट्रॉन्स वाला होता है ना? मतलब एन क्या है अपने आप में? नेगेटिव। अब नेगेटिव वाले को किससे कनेक्ट करना पड़ेगा मेरे को? पॉजिटिव वाले से। मतलब ये जो मेरा कलेक्टर आ रहा है नेगेटिव साइड लेके, मुझे उसको पॉजिटिव वाले से कनेक्ट करना पड़ेगा। और जो मेरा बेस है ना, उसने क्या बोला? बेस और कलेक्टर। तो जो बेस है वो क्या है? पॉजिटिव ऑलरेडी। ठीक है ना? तो बेस अपना पॉजिटिव आ रहा है, मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव वाले को नेगेटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे? ये छोटा वाला यहाँ बनेगा, बड़ा वाला यहाँ बनेगा। जो आपका नेगेटिव वाला है वो आके पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, और जो आपका पॉजिटिव वाला था वो आके नेगेटिव से कनेक्ट हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिवर्स बायस। ठीक है। तो जब हम इस टाइप की बायसिंग करते हैं, है ना, तो उस टाइप की बायसिंग में क्या होता है? हमारा जो बीजेटी है वो एक्टिव रीजन में काम करता है। एक्टिव रीजन में काम करने का मतलब क्या है? कि हमारा बीजेटी किसकी तरह काम करेगा? एक एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। ठीक है। तो पहला ऑपरेशन जो हम सीख रहे हैं बीजेटी का वो क्या है? कि बीजेटी एक्टिव रीजन में काम करता है जब हम इस टाइप की बायसिंग करते हैं, इसको फॉरवर्ड किया और इसको रिवर्स किया, तो आपका एम्पलीफायर बन जाता है। ठीक है। अब इन सबको मैं थोड़ा एरेज करके से थोड़ा तरीके से लिख देता हूं, तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर मुझे क्या रखनी है? फॉरवर्ड बायसिंग। और यहां क्या रखनी है? रिवर्स बायसिंग। ये रहे मेरे कनेक्शंस। ठीक है। और हमारा काम हो चुका है गाइस। ठीक है ना? चलिए, तो अब फटाफट से थोड़ा लिख देते हैं कि ये ऑब्वियसली मेरा नेगेटिव वाला टर्मिनल, एन नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव से कनेक्ट हुए हैं। पी भाई साहब पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव से कनेक्ट हुए हैं। एन भाई साहब नेगेटिव होते हैं, रिवर्स बायसिंग की वजह से नेगेटिव से कनेक्ट हुए हैं आके। ठीक है, इसको यहाँ रखते हैं, थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है ना? अपने एन भाई साहब नेगेटिव से कनेक्ट हुए हैं, हमारे पी भाई साहब पॉजिटिव से आके नेगेटिव से कनेक्ट हुए हैं। ठीक है। सॉरी, गलत बोल दिया मैंने, उल्टा है। यहाँ पे रिवर्स बायस है ना, तो एन भाई साहब नेगेटिव है, आके पॉजिटिव से कनेक्ट होंगे। पी भाई साहब पॉजिटिव है, आके नेगेटिव से कनेक्ट होंगे। ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से बना के दिखाना पड़ता है एक्टिव रीजन के बारे में। ठीक है। अब एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है कि हमारे पास तीन अलग अलग चीजें हैं। एक मेरा एमीटर है, तो वीई मतलब एमीटर का खुद का वोल्टेज होता है। ठीक है। एक मेरे पास में बेस है, तो वीवी मतलब बेस का वोल्टेज। ठीक है। तो वीई मतलब एमीटर का वोल्टेज, वीबी मतलब बेस का वोल्टेज, वीसी मतलब मैं कलेक्टर के वोल्टेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो किसका वोल्टेज ज्यादा है, किसका वोल्टेज कम है, ये तुम्हें ध्यान में रखना है, बिकॉज ये आगे जाके तुम्हें काफी हेल्प करने वाला है। ठीक है। मैं तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ इसको याद रखने की। ठीक है। जब भी तुम अपनी बैटरी को बनाते हो ना, तो बैटरी को जब तुम बनाते हो उसके बाद ध्यान रखना कि बैटरी में हमेशा करंट जो है वो ये छोटे वाले लाइन से बड़े वाले लाइन की तरफ जाता है। और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये कभी नहीं बदलेगा। समझे? बैटरी में जो करंट है वो हमेशा क्या करता है? वो छोटे वाले लाइन से बड़े वाले लाइन की तरफ जाता है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। मतलब बैटरी, या आप इन जनरल देखें कहीं पर भी, अगर आप इन दोनों लाइंस को देखें, तो करंट हमेशा छोटे वाले से अंदर घुसेगा, बाहर की तरफ निकलेगा। ये ऑलवेज ट्रू रहता है। और इसकी वजह से एक शॉर्टकट बन जाता है जहां आपको बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है। ओके। अब आप इसी शॉर्टकट को यूज करेंगे और आप समझेंगे कि इसकी वर्किंग कितनी आसान हो जाती है आपके लिए। ठीक है ना? अब जरा मैं इनके नेगेटिव पॉजिटिव हटा देता हूँ, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आपको समझ में आ चुका है। करेक्ट है ना? तो सेंस नहीं है जबरदस्ती उसको रखने का। ठीक है। अब कितना आसान होता है इसको समझना, देखो। मैंने देखा यहां पर ये बना हुआ है, इसका बना मतलब क्या? मैं जानता हूं कि छोटी डंडी से बड़ी डंडी पे जाता है हमेशा करंट। तो मुझे पता है कि यार कोई भी सिचुएशन बन रही हो, छोटी डंडी से बड़ी डंडी पे ही करंट जाता है। तो ये क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके। और हमें ये चीज भी कंफर्म होती है कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो उल्टा होता है हमेशा। ठीक है ना? तो आप सिंपली बोल दोगे कि ये जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट है। ठीक है ना? डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके। आई सी लिख देता हूं मैं इसको। ठीक है, सी नहीं लिख सकते, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट ही लिख देते हैं इसको। और अगर आपकी ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, ठीक है ना, तो करंट यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है, फिर यहां से ऊपर निकल जा रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगी वो इसके एकदम अपोजिट रहेगी। अपोजिट मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर निकलेंगे, इधर की तरफ जाएंगे। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करेंगे, और फिर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऊपर की तरफ जाएंगे और ऐसे मूव करेंगे, और इस तरीके से। तो जो रेड वाला है वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दिखा रहा है, और जो येलो येलो वाला है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को दिखा रहा है। ठीक है ना? इस तरीके से आप करंट और इसकी डायरेक्शन भी बता सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, जैसे मैंने आपको कहा कि आपको वोल्टेज के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है? ध्यान से सुनिए।
ये जो लाल वाला है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स को बता रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को बता रहा है मतलब क्या, कि इलेक्ट्रॉन्स मेरे यहां से निकल रहे हैं और यहां की तरफ जा रहे हैं, ये मैं जानता हूं पर्सनली, करेक्ट। और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या करते हैं ना, वो हायर वोल्टेज से क्या करते हैं, लो वोल्टेज की तरफ जाते हैं, समझे। हुआ क्या, मैं शॉर्ट ट्रिक मेरे को पता थी कि छोटी डंडी से बड़ी डंडी में करंट घुसता है, तो करंट के घुसने की डायरेक्शन बनाया, इसका उल्टा डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन का होगा, तो मुझे इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन मिल गया। इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करता है, हाई से लो जाता है, मतलब इस तरफ वोल्टेज हाई है और इस तरफ वोल्टेज लो है, तो किसका वोल्टेज ज्यादा है, बेस का वोल्टेज ज्यादा है, किसका वोल्टेज कम है, एमीटर का वोल्टेज कम है। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं यहां से कि बेस वाले का वोल्टेज हमेशा एमीटर वाले के वोल्टेज से ज्यादा रहेगा। कब, जब हम इस केस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। वैसे ही मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं ना, तो मैं बाजू में भी निकाल सकता हूं, इसको देखो। अगर मैं इस वाले सर्किट की बात करूं, ठीक है, तो इस वाले सर्किट में देखो, छोटी डंडी से बड़ी डंडी, हमेशा करंट कहाँ जाता है, छोटी डंडी से बड़ी डंडी में जाता है ना। देखो ये कोई तरीका नहीं है इसको समझने का, लेकिन ये शॉर्टेस्ट ट्रिक है, तुम ध्यान रख सकते हो। तो ये क्या हो गया, मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया। और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या होती है, उल्टी होती है, ठीक है ना। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट। इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं, देखो ये भाग रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट है ना, यहाँ से इधर का, यहाँ से ऊपर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कहाँ करते हैं, हायर वोल्टेज से निकल के कहाँ जाते हैं, लोअर वोल्टेज पे जाते हैं। मतलब कलेक्टर का वोल्टेज जो है वो बेस के वोल्टेज से ज्यादा है ना। कलेक्टर का वोल्टेज, क्योंकि कलेक्टर से बेस की तरफ जा रहे हैं, तो मैं एक और चीज यहां पे लिख दूंगा कि मेरा जो कलेक्टर है उसका वोल्टेज क्या है, बेस के वोल्टेज से ज्यादा है, ठीक है। और आप जान रहे थे ऑलरेडी कि बेस का वोल्टेज क्या है, वो एमीटर के वोल्टेज से ज्यादा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम क्या बोल सकते हैं, सबसे ज्यादा वोल्टेज कलेक्टर के पास है, उससे थोड़ा कम बेस के पास है, और सबसे कम ई के पास है, एमीटर के पास। तो अल्टीमेटली आप बोलोगे कि कलेक्टर का वोल्टेज इज मोर देन बेस का वोल्टेज इज मोर देन एमीटर का वोल्टेज, ठीक है। तो ये बढ़िया तरीका होता है, थोड़ा सा रिवाइंड करके दोबारा देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा कि यार काम किस तरीके से कर रहा है। और जो मैंने अभी अभी ट्रिक बताई है ना, तो जिसने भी फॉरवर्ड करके निकाल दिया था होगा, उसको समझ में आएगा कि आगे जाके उसको कितना नुकसान होने वाला है। ये बहुत बढ़िया ट्रिक है, किसी भी सर्किट में डायरेक्शन का पता करना है तुमको, हमेशा करंट छोटे वाली डंडी से बड़े वाली डंडी पे जाता है, एक बार करंट का डायरेक्शन मिल गया तो फिर बाकी इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन उससे अपोजिट होता है, तो हम बहुत अच्छे से आगे का काम कर सकते हैं। इस ट्रिक को याद रखिएगा, कभी छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे ऑपरेशन के बारे में बीजेटी के। एक्टिव रीजन में हम उसे एक एम्पलीफायर की तरह यूज कर सकते हैं, और जब हम उसे एम्पलीफायर की तरह यूज कर रहे हैं तो फिर फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे, रिवर्स बायसिंग करेंगे, करंट वरंट कैसे घूमेगा वो सब मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो एक्टिव रीजन हो गया हमारा खत्म। और कोई ऑपरेशन कर सकते हैं क्या, ये देखिए यहाँ पे वही लिखा हुआ है, किसका वोल्टेज ज्यादा किसका वोल्टेज कम, ठीक है ना। चलिए, मैं क्या कर सकता हूं ना, मैं एक और चीज कर सकता हूं क्या, कि मैं इसी बीजेटी को एक कट ऑफ रीजन में भी ऑपरेट कर सकता हूं। और जब मैं कट ऑफ रीजन में ऑपरेट करूंगा ना, तो मेरा बीजेटी क्या करेगा, एक स्विच की तरह काम करेगा, ठीक है ना। तो चलिए देखें जरा कट ऑफ रीजन में क्या होता है, ओके। तो कट ऑफ रीजन में कौन सी बायसिंग होती है, फॉरवर्ड होती है, रिवर्स होती है। तो देखिए सामने लिखा है आपके, कि जब मुझे कट ऑफ रीजन में ऑपरेट करना है ना, तो एमीटर और बेस रिवर्स बायस होने चाहिए, कलेक्टर और बेस रिवर्स बायस होने चाहिए, मतलब दोनों ही क्या होने चाहिए, रिवर्स बायस होने चाहिए। और रिवर्स बायस बनाना मुझे बहुत अच्छे से आता है। मैं सबसे पहले बनाऊंगा क्या, अपना ट्रांजिस्टर, मेरा एनपीएन ट्रांजिस्टर है। आप इसको पीएनपी में भी कर सकते हैं, बट मैं बोलूंगा कि आप प्रैक्टिस के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर का ही इस्तेमाल करें, थोड़ा सा जल्दी सीख जाएंगे आप लोग इसे, ठीक है ना। अब मेरा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, मुझे क्या करना है, एमीटर और बेस को रिवर्स बायस करना है, मतलब एमीटर और बेस, तो ये जो जंक्शन है ना एमीटर टू बेस का, इसको मुझे क्या करना है, रिवर्स बायस करना है, ओके। और जो दूसरा जंक्शन है बेस टू कलेक्टर का, मतलब ये वाला जंक्शन, इसको भी क्या करना है मुझे, रिवर्स बायस करना है, ठीक है। अब थोड़ा सा 1.5x में चला लो, क्योंकि मैं सिंपल सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप तुम्हें बताने वाला हूँ। रिवर्स बायस का मतलब क्या होता है, मुझे भैया नेगेटिव को क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव से जोड़ना पड़ेगा, और कोई पॉजिटिव होगा तो उसको मुझे नेगेटिव से जोड़ना पड़ेगा, वही होता है रिवर्स बायस, है ना। कोई नेगेटिव होगा तो भाई साहब मुझे उसको पॉजिटिव से जोड़ना पड़ेगा, कोई पॉजिटिव होगा तो भाई साहब मुझे उसको नेगेटिव से जोड़ना पड़ेगा। देखिए जरा एन क्या होता है, एन तो इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं, करेक्ट। तो एन होते हैं भाई साहब अपने नेगेटिव, क्योंकि एन होते हैं अपने नेगेटिव, तो हमें एन को किससे जोड़ना पड़ेगा, एन को पॉजिटिव से जोड़ना पड़ेगा, बड़ी डंडी। पी क्या होता है, पी तो अपने होल्स होते हैं, होल्स होते हैं अपने पॉजिटिव, तो पी को क्या से जोड़ना पड़ेगा, मुझे छोटी डंडी से जोड़ना पड़ेगा, तो पी आगे किससे जुड़ेगा, छोटी डंडी से, ये लीजिए।
एन क्या होते हैं भाई साहब, एन होते हैं मेरे नेगेटिव, करेक्ट। तो एन नेगेटिव हैं, क्योंकि रिवर्स बायसिंग हो रही है तो मुझे नेगेटिव वाले को किससे जोड़ना पड़ेगा, पॉजिटिव बड़ी डंडी से जोड़ना पड़ेगा। देखिए पी क्या होते हैं अपने होल्स, होल्स क्या होते हैं पॉजिटिव, रिवर्स बायस है तो पॉजिटिव वाले को किससे जोड़ना पड़ेगा, मुझे छोटे नेगेटिव से जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। ये लीजिए, तो कितना ज्यादा आसान हो जाता है देखिए, है ना। तो एन मेरे नेगेटिव थे, किससे आके जुड़ गए, पॉजिटिव से आके जुड़ गए। पी मेरे पॉजिटिव थे, किससे आके जुड़ गए, नेगेटिव से आके जुड़ गए। इधर देखिए एन मेरे नेगेटिव थे, किससे आके जुड़ गए, पॉजिटिव से आके जुड़ गए। पी मेरे पॉजिटिव थे, इधर आगे किससे जुड़ गए, नेगेटिव से ना। पी पॉजिटिव थे, इधर आगे किससे जुड़ गए, नेगेटिव से। तो हो गए रिवर्स बायसिंग, है ना। तो कितना आसान है आपका, अगर मुझे कट ऑफ रीजन एक्सप्लेन करना है एग्जाम में, मुझे बोला है कि स्विच की तरह ऑपरेट करके दिखाइए, तो आप इतने आसान तरीके से इसकी बायसिंग कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो बायसिंग हमने की है इसे थोड़ा अच्छे तरीके से दिखा देते हैं आपको, है ना। इधर भी रिवर्स बायस, इधर भी रिवर्स बायस। चलिए ये बन गया रिवर्स बायस, रिवर्स बायस, ठीक है। एक बार हमने रिवर्स बायस बना दिया, हाँ जी सर बना दिया, ठीक है। अब क्या है दूसरी चीज, करंट वरेंट की डायरेक्शन थोड़ा दिखा दें, हाँ जी दिखा देते हैं। करंट की डायरेक्शन की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि छोटी डंडी से बड़ी डंडी पे जाता है करंट हमेशा। कैसा भी फिगर बना हो, करंट हमेशा छोटी डंडी से बड़ी डंडी पे जाएगा। यहां देख लीजिए, ये छोटी डंडी, ये बड़ी डंडी, मतलब ये हो गया मेरा करंट का डायरेक्शन फिक्स। कुछ भी और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है तुमको, आप सिंपल बोलोगे भाई साहब करंट का डायरेक्शन हो चुका है फिक्स, करंट तो ऐसे दौड़ने वाला है, छोटी डंडी से बड़ी डंडी। और करंट की जो डायरेक्शन होती है उसके उल्टा कौन भागता है, इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर करंट इधर भाग रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर निकलेंगे और नीचे भागेंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर निकलेंगे और नीचे भागेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा हाइयर वाले से भागते हुए कहाँ जाते हैं, लोअर वाले के पास जाते हैं। तो हाइयर वाला पार्ट कौन सा है यहाँ पर, एमीटर वाला पार्ट है, मतलब एमीटर का वोल्टेज हाइयर होगा। यहां से भागते हुए वो बेस के पास जा रहे हैं तो लोअर वाले के पास जा रहे हैं, मतलब वोल्टेज बी का लोअर होगा। तो आप सिंपली आसान शब्दों में क्या बोल देंगे यहाँ पे कि भैया एमीटर वाला जो है उसका वोल्टेज ज्यादा है, बेस का वोल्टेज कम है। इधर भी देख लो साइड में, छोटी डंडी बड़ी डंडी, करंट कहाँ भागता है, छोटी डंडी से बड़ी डंडी पे भागता है। तो ये हो गया किसका डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन, ठीक है। करंट का डायरेक्शन मुझे मिल गया, इसका उल्टा कर दो। तो करंट घुस रहा है अंदर तो इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली क्या करेगा, बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, यहां से बाहर निकल रहा है। देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ भाग रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल के इधर भाग रहा है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा हाइयर वाले से बाहर निकल के लोअर वाले पे जाता है, मतलब कलेक्टर का जो वोल्टेज है वो ऑब्वियसली क्या होगा, हाइयर होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला है। और वो जा रहा है नीचे की तरफ, मतलब बेस का वोल्टेज कम होगा, तो कलेक्टर जो है अपने आप में उसका वोल्टेज ज्यादा है और बेस का वोल्टेज अपने आप में क्या है, कम है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन मिल गई, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन दिखा दी। इधर पे भी मुझे करंट की डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन दिखा दी, किसका वोल्टेज कम किसका वोल्टेज ज्यादा दिखा दिया मैंने, काम अपना खत्म, ठीक है। कुछ भी रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, जैसा जो मैंने तुम्हें मीनिंग समझाया है वैसे ही काम करना है, ठीक है ना। इसके बारे में और बातें करेंगे, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह पूछता है, थोड़ा सा वीडियो आगे जब बढ़ेगा तो वहां और डिटेल में बता दूंगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, अगर कट ऑफ रीजन की बात हो रही है तो कट ऑफ रीजन में किसकी तरह ऐड करता है, ये एक स्विच की तरह ऐड करता है। थोड़े से अगर आप लोग पहले से पढ़ चुके हो चीजों तो आपको पता होगा कि जब दोनों रिवर्स बायस होंगे तो कौन सी वाली स्विच रहेगी, ये स्विच ऑफ वाली रहेगी, है। ठीक है, मतलब देर विल बी नो करंट फ्लो। और जो ये करंट आपको फ्लो होता दिख रहा है ना यहाँ पे, ये करंट कोई बहुत बड़ा करंट नहीं होता, ये एक बेसिकली लीकेज करंट होता है। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ आपने जो देखा ना डायरेक्शन ऑफ करंट हम दिखा रहे थे, तो ये जो करंट होता है वो बेसिकली क्या होता है, लीकेज करंट होता है। बहुत स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा होता है, ठीक है। क्योंकि आप जब कट ऑफ कर देते हैं, मतलब सर्किट कट ऑफ हो चुका है, स्विच ऑफ हो चुका है, इट इज लाइक एन ओपन सर्किट, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपको लिखने को आ सकती है। और जैसे मैं आपको पहले भी बताया कि डिस्क्रिप्शन में आपके पास एक पीडीएफ मैंने दे रखी है ना। तो आप, सॉरी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद में आप जाके एक्सेस कर सकते हैं, ये सब कुछ नोट्स के फॉर्म में मैंने वहां दिखा रखा है, कर लो, काफी आपको वहां से चीजें मिल जाएंगी सॉर्ट होके। ये सब जो मैं बता रहा हूँ वो किस भाषा में आपको एग्जाम में लिखना है वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हमने शुरुआत की थी बीजेटी के बारे में, ठीक है। हमने बोला था भैया बीजेटी के क्या सीख रहे हैं, हम ऑपरेशन सीख रहे हैं। सबसे पहले बीजेटी का ऑपरेशन तुमने एक्टिव रीजन में देखा, जहां वो किसकी तरह काम कर रहा था, एक एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा था, सीख लिया। फिर तुमने इस बीजेटी का ऑपरेशन कहां देखा, कट ऑफ रीजन में देखा, जहां वो क्या कर रहा था, एक स्विच की तरह काम कर रहा था, और वो स्विच को क्या कर रहा था, ऑफ रख रहा था। उसके बारे में भी तुमने देख लिया। अब तीसरा वाला तुम्हें देखना है ऑपरेशन। तीसरा ऑपरेशन क्या है, तीसरा ऑप्शन है तुम्हारा सैचुरेशन रीजन का, ठीक है ना। तो आ जाइए सैचुरेशन रीजन देखते हैं। तो सैचुरेशन रीजन अगेन कैसे डिसाइड करोगे सैचुरेशन रीजन है,
बायसिंग से डिसाइड करेंगे कौन सा फॉरवर्ड है कौन सा बैकवर्ड है, वो बताएगा। ठीक है ना। तो देखिए सिंपल है, अगर मैं एमीटर बेस को फॉरवर्ड बायस कर दूं, कलेक्टर बेस को फॉरवर्ड बायस कर दूं, मतलब मैं दोनों को फॉरवर्ड बायस कर दूं, तो क्या बन जाएगा मेरा सैचुरेशन रीजन। बड़ा आसान हो गया ये तो। ठीक है, अब उतना डिटेल में नहीं लिखेंगे, अब अपन ऊपर ऊपर से फटाफट कर लेंगे। तो ये भी भाई साहब मेरे फॉरवर्ड बायस है, ये भी फॉरवर्ड बायस है, मतलब पॉजिटिव टू पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव टू नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। देखिए भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, इलेक्ट्रॉन्स एन पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब ये भाई साहब क्या है, नेगेटिव, तो इनको हमें किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, नेगेटिव से करना पड़ेगा, छोटी डंडी। ये भाई साहब क्या होते हैं, अपने पॉजिटिव होते हैं, होल्स होल्स वाले, तो इनको हमें किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, पॉजिटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज पॉजिटिव तो ये बड़ी डंडी से कनेक्ट हो जाएंगे, है ना। बाजू में देखिए यहाँ पे बेस कलेक्टर, ये भी क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस। तो एन भाई साहब क्या होते हैं, पूरे इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं, तो ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, मुझे नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करना है, तो ये किससे कनेक्ट होंगे, छोटी डंडी। ये देखिए पी भाई साहब पूरे पॉजिटिव से भरे होते हैं, तो मुझे पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा, तो ये क्या होगा, बड़ी डंडी। तो किधर बड़ी डंडी किधर छोटी डंडी, ये तुमको समझ में आ गया, और ये सैचुरेशन रीजन का क्या बन गया, डायग्राम बन गया। देख लो कितना आसान था। और अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है ना ये, तो सबसे पहले तो यार लाइक करो इस वीडियो को, बहुत मेहनत से बनाया है। ठीक है, जितना हो सके अपने कॉलेज ग्रुप्स में शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। और जो कुछ मैं सिखा रहा हूँ इसके एग्जाम, इस चीज़ों को अगर तुम्हें एग्जाम में कैसे लिखना है तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये पीडीएफ अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, क्लिक करो, डाउनलोड करो। जितने भी आईएमपी क्वेश्चंस हैं, जितने भी पीवाईक्यूज हैं, उसको एग्जाम में किस तरीके से तुम्हें लिख के आना है, उसके सारे सॉल्यूशंस पीडीएफ में बना के डाल रखे हैं। एक्सेस करो, सब मिल जाएगा वहां एप्लीकेशन में। ठीक है, चलिए। तो इस चीज को जो हमने अभी भी सीखा, इसे थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं। तो इधर भी फॉरवर्ड बायसिंग, इधर भी फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग कर दी, काम हो गया। अब डायरेक्शन ऑफ करंट वारंट हमें दिखाना है, दिखा देंगे सर। करंट कैसे देखते हैं सर, छोटी डंडी से बड़ी डंडी जाता है भाई। ठीक है, तो छोटी डंडी से बड़ी डंडी, तो छोटी डंडी से बड़ी डंडी ये हो गया ना, छोटी से बड़ी जा रहा है, तो ऑब्वियसली करंट हमेशा छोटी डंडी से बड़ी डंडी जाता है, तो बड़ी आसान हो जाती है ये प्रोसेस। तो ये डायरेक्शन क्या होगी, करंट की। जहां करंट भाग रहा है उसके अपोजिट कौन भागेगा, इलेक्ट्रॉन भागेगा। तो करंट यहां से निकल के इधर घुसा है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल रहा होगा। ठीक है, और फिर वो इस तरीके से भागेगा। ये है आपकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन मुझे पता है कि हाइयर वाले से बाहर निकलता है और लोअर वाले की तरफ जाता है, मतलब जो मेरा बेस है, ठीक है, वो डेफिनेटली एक हायर वोल्टेज पे होगा, जो एमिटर है वो लोअर वोल्टेज पे होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन निकल के भाग रहा है। तो मैं सिंपल बोल दूंगा भैया कि बेस का जो वोल्टेज है इट इज मोर देन एमिटर का वोल्टेज। वही सेम चीज बाजू में देख लीजिए आप, छोटी डंडी से बड़ी डंडी, ये है डायरेक्शन छोटी डंडी से बड़ी डंडी। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गया आपका, छोटी डंडी से बड़ी डंडी। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, ये रहा डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, डायरेक्शन ऑफ करंट यहां से ऐसे जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन भाई साहब अपोजिट निकलेंगे इसके। ये रहा इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा हाइयर वाले पोटेंशियल से निकलता है और लोअर वाले पोटेंशियल पे जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन भाई साहब यहां से निकल रहे हैं, तो भैया बेस जो है वो हायर पोटेंशियल पे और निकल के जाना है कलेक्टर की ओर, तो बेस का पोटेंशियल कलेक्टर से भी ज्यादा है। ये रही आपकी इन्फॉर्मेशन। बस यही इन्फॉर्मेशन आपको ना ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखनी होती है। जैसे आप एग्जाम में इस इन्फॉर्मेशन को कैसे लिखोगे, लास्ट लाइन ऐसे लिख दोगे कि ये रहा आपका कि बेस वोल्टेज इज मोर देन एमिटर वोल्टेज, बेस वोल्टेज इज ऑल्सो मोर देन कलेक्टर वोल्टेज, खत्म बात। कुछ रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब एक और इंपॉर्टेंट बात जो हम देख रहे हैं सैचुरेशन रीजन में, तो सैचुरेशन रीजन में भी हमारा जो बीजेटी है वो किसकी तरह काम करता है, एक स्विच की तरह काम करता है। और इस बार स्विच ऑफ नहीं रहेगा, इस बार स्विच ऑन रहेगा। स्विच के ऑन रहने का मतलब है कि ये जो हम करंट बना रहे थे ना, ये करंट बहुत हैवी क्वांटिटी में फ्लो होगा। ठीक है, ये जो हम करंट बना रहे थे ये बहुत हैवी क्वांटिटी में करंट फ्लो होगा, इसे हम स्विच ऑन बोलते हैं। ठीक है, बस ये छोटी छोटी चीजें दिमाग में रखना, आगे जाके और इसका डिस्क्रिप्शन बताने को आएगा तो वहां और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना। तो चलिए, अब आप बीजेटी के बारे में काफी कुछ जानने लगे हैं, एक छोटा सा समरी देख लेते हैं कि हमें बीजेटी क्रिएट कैसे हो रहा है, वो तो समझ में आ गया था। बीजेटी का ऑपरेशन हमने देखा, हमने किसकी मदद से देखा, हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर की मदद से देखा। ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर की मदद से हमने बीजेटी का ऑपरेशन देखा कि बीजेटी एक्टिव रीजन में भी काम कर सकता है। किसकी तरह करेगा, एक एम्पलीफायर की तरह करेगा। कब करेगा, जब हम फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग दोनों करेंगे। उसी बीजेटी को मैं एक्टिव रीजन में ना काम करा के कट ऑफ रीजन, मतलब एक स्विच की तरह काम करवा सकता हूं। और कौन सा वाला स्विच, एक स्विच ऑफ की तरह काम करवा सकता हूं। कब, अगर मैं दोनों को क्या कर दूं, रिवर्स बायस कर दूं। और इसी बीजेटी को
मैं एक दूसरे स्विच की तरह काम करा सकता हूं। कौन सा वाला स्विच? इस बार मैं बोल रहा हूं स्विच ऑन की तरह काम करा सकता हूं अगर मैं दोनों को क्या कर दूं, फॉरवर्ड बायस कर दूं। ठीक है, तो तीनों ऑपरेशन, बस यही तीन ऑपरेशन तुमसे पूछे जाते हैं। तीनों ऑपरेशन तुमको समझ में आ गए। तुम यही तीन ऑपरेशन एनपीएन ट्रांजिस्टर में भी कर सकते हो क्योंकि इट इज अ टाइप ऑफ बीजेटी। और यही तीनों ऑपरेशन तुम पीएनपी ट्रांजिस्टर में भी कर सकते हो बिकॉज इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बीजेटी। तो सर आपने जरा एनपीएन ट्रांजिस्टर करके दिखाया था तीनों ऑपरेशंस, एक आधा ऑपरेशन पीएनपी का कभी करके दिखा देते। तो चलो एक्टिव रीजन में पीएनपी का करके दिखा देते हैं। इतना इजी है ना कि तुम खुद देख के बोलोगे सर कितना इजी है। एक्टिव रीजन है पीएनपी ट्रांजिस्टर, पहले पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाया। ठीक है, एक्टिव रीजन का मतलब क्या होता है? पहला वाला फॉरवर्ड, दूसरा वाला रिवर्स। ठीक है, ये मैंने बना दिया पीएनपी ट्रांजिस्टर। ओके, अब देखो कितना आसान है। पीएनपी ट्रांजिस्टर का मतलब क्या है भैया? पी मतलब पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, एन मतलब नेगेटिव 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 नेगेटिव, पी मतलब पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा पहला वाला फॉरवर्ड है मतलब ये फॉरवर्ड बायस, दूसरा वाला क्या? रिवर्स मतलब ये रिवर्स बायस। फॉरवर्ड का मतलब क्या? पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट होगा, इधर पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट होगा, नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट होगा। ये पॉजिटिव वाले भाई साहब हैं, इधर क्या है? फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस होने की वजह से पॉजिटिव वाले पॉजिटिव से कनेक्ट होंगे मतलब बड़ी डंडी। ठीक है, और नेगेटिव वाले नेगेटिव से कनेक्ट होंगे। देखिए ये नेगेटिव वाले हैं, नेगेटिव वाले नेगेटिव से कनेक्ट होने चाहिए मतलब छोटी डंडी से कनेक्ट होंगे। पॉजिटिव वाले पॉजिटिव से बड़ी डंडी, नेगेटिव वाले नेगेटिव से छोटी डंडी। यहाँ रिवर्स वाइस, रिवर्स वाइस का मतलब क्या है कि नेगेटिव वाले जो हैं वो जाके पॉजिटिव से कनेक्ट होंगे तो इनको मिल जाएगी बड़ी डंडी। पॉजिटिव वाले जो हैं वो जाके नेगेटिव वालों से कनेक्ट होंगे बिकॉज रिवर्स वाइस है तो इनको मिलेगी छोटी डंडी। तो यहाँ पे बड़ी डंडी, यहाँ पे छोटी डंडी, यहाँ पे छोटी डंडी, यहाँ बड़ी डंडी। डंडी का इंपॉर्टेंस क्या है? डंडी से पता चलता है कि करंट कहाँ जाएगा। करंट हमेशा छोटी डंडी से बड़ी डंडी की तरफ जाता है। तो एक बार मुझे करंट का डायरेक्शन मिल गया तो उसकी अपोजिट वाली डायरेक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा हायर वाले पोटेंशियल से लोअर वाले पोटेंशियल की तरफ जाते हैं। मतलब साफ है कि मेरा जो एमिटर है वो हायर पोटेंशियल पे है, मेरा जो बेस है वो लोअर पोटेंशियल पे है। बस भाई काम चालू। ठीक है, मैं वही बोलता हूं ना, जो फॉरवर्ड कर करके देखते हैं ना उनका तो उड़ जाता है लेक्चर, बट जो एक बार भी ढंग से लेक्चर देख लेना मेरा, सॉर्टेड है। देखो यही है, बड़ी डंडी छोटी डंडी, छोटी डंडी बड़ी डंडी। आगे एमीटर का वोल्टेज इससे ज्यादा मिलेगा और इसका वोल्टेज इससे ज्यादा मिलेगा, इतना ही लिखना है। डायरेक्शन ऑफ करेंट्स, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तुम आसानी से बना सकते हो। ठीक है, चलिए। तो अभी तक हमने बीजेटी के बारे में लगभग सब चीजें जान ली है, बस एक आखिरी चीज बची है। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वो चीज है कि कभी कभी हम क्या कर सकते हैं ना, इस बीजेटी को एक दूसरे तरीके से यूज कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट बोला है। ठीक है ना? अच्छा ये जो मैं बता रहा हूँ अभी थोड़ा ध्यान से सुनो। ठीक है, ये जो मैंने बना के दिखाया ना ये बीजेटी का सिंबल है। तो तुम्हें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि यार बीजेटी का सिंबल हम बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बीजेटी में कौन आता है? एमीटर आता है। फिर बीजेटी में कौन आता है? बेस आता है। फिर क्या आता है? कलेक्टर आता है। तो सबसे पहले एमीटर आता है तो सबसे नीचे की पोजीशन किसको मिलेगी? एमीटर को मिलेगी। तो ये जो पहली कनेक्टिविटी है वो एमीटर की है। फिर कौन आता है? बेस भाई साहब आते हैं तो सेकंड पोजीशन किसको मिलेगी? बेस को मिलेगी। ठीक है ना? तो तुम यहाँ बोल सकते हो ये बेस की पोजीशन है। और फिर सबसे लास्ट में कलेक्टर भाई साहब आते हैं तो सबसे ऊपर की पोजीशन किसको मिलेगी? कलेक्टर को मिलेगी। ठीक है, तो हमेशा एमीटर बेस कलेक्टर तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, ओके ना? अगर तुम काम कहाँ कर रहे हो? एक्टिव रीजन में काम कर रहे हो। ठीक है, एक्टिव रीजन का मतलब तुमको पता है कि फॉरवर्ड बायसिंग इधर होती है, रिवर्स बायसिंग इधर होती है। तुमने फॉरवर्ड बायसिंग कर दी, रिवर्स बायसिंग कर दी। करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा तुमको पता है? छोटी डंडी से बड़ी डंडी। तो ये है क्या? करंट का डायरेक्शन। तो करंट एमीटर से बाहर निकल रहा है और फिर वायर के थ्रू कहां जा रहा है? बेस में जा रहा है। मतलब करंट को एमीटर से बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, करंट को एमीटर से बाहर निकलना पड़ेगा और वायर के थ्रू कहां जाना पड़ेगा? बेस में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब करंट एमीटर से बाहर निकल रहा है और वायर के थ्रू बेस में जा रहा है तो ये हो गया तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है ना? वैसे ही किस में है ये डायरेक्शन ऑफ करंट? तुम्हारा एनपीएन ट्रांजिस्टर का डायरेक्शन ऑफ करंट है। ठीक है, तो जो तुम्हारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है अगर वो एक्टिव रीजन में काम कर रहा है तो ये हो गया इसका डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, वैसे ही अगर तुम पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करते हो, ठीक है ना, तो ये तुम्हारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है। ठीक है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है और ये भी किस में काम कर रहा है? लेट्स से एक्टिव रीजन में काम कर रहा है। एक्टिव रीजन का मतलब क्या? इधर फॉरवर्ड बायस इधर रिवर्स बायस। तो क्या होगा देखो, मुझे पता है करंट कहाँ जाता है? छोटी डंडी से बड़ी डंडी। ठीक है, तो छोटी से बड़ी डंडी मतलब करंट इधर से निकल रहा है, इधर से आ रहा है। ठीक है, यहां से आएगा तभी तो निकलेगा। मतलब करंट बेस से बाहर निकल के एमीटर के अंदर घुस रहा है। बेस से बाहर निकल के कहां जा रहा है? एमीटर के अंदर घुस रहा है वायर के थ्रू। तो मेरा बेस कहां होता है भाई? इधर पता है तुमको कि ये होता है तुम्हारा एमीटर और ये होता है तुम्हारा बेस और ये होता है कलेक्टर। मेरा करंट बेस से बाहर निकल रहा है, वायर के थ्रू एमीटर में घुस रहा है। तो बेस से बाहर निकल रहा है, वायर के थ्रू कहां घुस रहा है? एमीटर में घुस रहा है। तो करंट वायर के थ्रू एमीटर में घुस रहा है मतलब अंदर घुसता हुआ। ठीक है,
तो अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात हो रही है तो डायरेक्शन ऑफ करंट ये रहेगा, अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात हो रही है तो डायरेक्शन ऑफ करंट बाहर निकलता हुआ रहेगा। ठीक है, तो बाकी चीजों को मैं इरेज करता हूं ताकि तुम्हें देख के समझ में आए। एनपीएन ट्रांजिस्टर करंट यहां से बाहर निकलता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर करंट यहां से अंदर की तरफ जाता है। कुछ लोगों को ये दिक्कत आ रही होती है समझने में, इसलिए डायरेक्शन ऑफ करंट मैंने दिखा दिया। ठीक है, और आगे जाके ये सिंबल का भी हम इस्तेमाल करने वाले हैं, बिकॉज अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कॉमन एमिटर। ठीक है ना। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसकी समरी तुम्हारे सामने है। ठीक है ना, हमने देखा कि भाई हम ट्रांजिस्टर को अलग अलग तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं, एम्पलीफायर भी बना सकते हैं, स्विच भी बना सकते हैं, ऑन स्विच भी बना सकते हैं, ऑफ वाला स्विच भी बना सकते हैं। ठीक है ना। अब हम एक और चीज देखेंगे कि हम ट्रांजिस्टर के साथ में और कैसे खेल सकते हैं। तो जो ट्रांजिस्टर रहता है ना, उसको हम कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर भी बना सकते हैं, कॉमन बेस भी बना सकते हैं, कॉमन कलेक्टर भी बना सकते हैं। बट थैंकफुली कॉमन कलेक्टर के बारे में मेरे सिलेबस में ज्यादा बात नहीं की गई है, कॉमन बेस ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो मुझे जो खेलना है वो कैसे खेलना है, कॉमन एमिटर में खेलना है। ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूंगा कि कॉमन एमिटर वाला ट्रांजिस्टर आपको बना के दिखाऊंगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वो इस कॉमन एमिटर वाले से पूछ रखे हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से पूछ रखे हैं, इसलिए इस कॉमन एमिटर वाले को हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करना है, हमारे कॉमन एमिटर वाले पे फोकस करना है। ठीक है ना। सो मैं एक एनपीएन ट्रांजिस्टर ले रहा हूँ, उसको एक्टिव रीजन में ऑपरेट करा रहा हूँ। कैसे ऑपरेट करा रहा हूँ, कॉमन एमिटर के थ्रू करा रहा हूँ ऑपरेट। ठीक है, तो कॉमन एमिटर आप बोल तो रहे हो सर, लेकिन कॉमन एमिटर का मतलब क्या होता है। ठीक है, आ जाओ दिखाते हैं। तो सबसे पहले तुमने कुछ बेसिक चीजें देखी कि यार मैं अगर अपना बनाना चाहूँ क्या एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो मैं कैसे बना सकता हूँ। क्या देखो, इस तरीके से कुछ आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, करेक्ट है ना, ये उसका सिंबल है, राइट है ना, दिस इज द सिंबल फॉर एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है ना। उसे थोड़ा अंदर से भी निकाल सकते हो, बाहर भी निकाल सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, ओके चलिए, ट्रांजिस्टर है। मैं एनपीएन की बात कर रहा हूं तो मैं एनपीएन लिख देता हूँ, दिस इज माई एन, दिस इज माई पी एंड दिस इज माई एन। ठीक है, ऑब्वियसली ये वाला एन किसको मिलता है, तुम्हारे एमिटर को मिलता है। ठीक है ना, और ये वाला एन पी है तुम्हारा बेस का, और ये है वापस से तुम्हारा कलेक्टर का। तो इट इज एन एनपीएन ट्रांजिस्टर, एमिटर बेस कलेक्टर, ये मैंने बता दिया। एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होता है, तुमको पता है करंट की डायरेक्शन एमिटर से बाहर निकल रहा होता है और फिर बेस में जा रहा होता है, तो ऐसे मैंने डायरेक्शन भी बता दी। ठीक है, कॉमन एमिटर का मतलब क्या होता है, कॉमन एमिटर का मतलब ये है कि एमिटर दोनों में कॉमन है। ठीक है, कॉमन एमिटर का मतलब क्या है कि एमिटर जो है वो कॉमन है, मतलब एमिटर जो है वो बेस से भी जुड़ेगा, और एमिटर जो है, ठीक है, वो क्या करेगा, आपके कलेक्टर से भी जुड़ेगा। समझे, है ना। कॉमन एमिटर का मतलब क्या होता है कि एमिटर तुम्हारे बेस से भी जुड़ेगा, एमिटर तुम्हारे कलेक्टर से भी जुड़ेगा। तो अगर मुझे एमिटर और बेस को आपस में जोड़ना है तो मैं कैसे जोड़ सकता हूं, सिंपली मैं बेस को लेके आऊंगा यहां ऐसे, और फिर उसको एमिटर में जोड़ दूंगा, तो ये मेरा बेस जो है एमिटर से जुड़ गया। वैसे ही एमिटर को कलेक्टर से कैसे जोड़ सकता हूं, मैं कलेक्टर को आगे से लेके आऊंगा, फिर कलेक्टर को नीचे लेके आऊंगा, और फिर लाके मैं ऐसे जोड़ूंगा, और ये जुड़ गया। ठीक है, तो ये जो आपने फिगर देखा है ना अभी अभी, यही फिगर किसका होता है, कॉमन एमिटर का होता है। कि मेरा एमिटर कॉमन है, कॉमन मतलब मेरा एमिटर बेस से भी जुड़ेगा और मेरा एमिटर कलेक्टर से भी जुड़ेगा। जो कॉमन एमिटर होता है उसमें जो वो बेस से जुड़ता है, ये साइड का एरिया क्या कहलाता है, आपका इनपुट कहलाता है। तो जो एसी वेव आती है ना आपकी, यहां से इनपुट में आएगी। ठीक है, और जो इस साइड का एरिया कहलाता है वो क्या कहलाता है, आपका आउटपुट कहलाता है। तो जो आपकी एसी वेव है वो यहां से बाहर निकलेगी। तो कॉमन एमिटर के बारे में हमने जान लिया कि एमिटर कॉमन है तो बेस से भी जुड़ेगा और कलेक्टर से भी जुड़ेगा। और इनपुट कहाँ आएगा, बेस और एमिटर के यहां से घुसेगा, और आउटपुट जो है यहां से निकलेगा। तो थोड़ी बेसिक बात है तुमने जो है वो यहाँ पे जान ली। ठीक है, अब इसको थोड़ा बेहतर तरीके से हम बनाते हैं आपके लिए। ठीक है ना। तो हमारे पास पता है, ठीक है, मैं इस वाले फिगर को भी यूज कर सकता था। ठीक है ना, बट मैंने सोचा कि यार इस वाले फिगर को एमिटर बेस कलेक्टर की जगह मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक ऐसा फिगर यूज करो, नीचे क्या होता है सबसे, एमिटर, बीच में क्या होता है, बेस, और सबसे ऊपर क्या होता है, कलेक्टर। तो मैंने एमिटर बेस कलेक्टर ही बना रखे हैं। ठीक है, बट ऐसा ना बना के एक के ऊपर एक बना दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। कलेक्टर आगे जाके तुम्हारा निकल जाता है, बेस जो है वो इधर निकल आता है, और एमिटर जो है वो नीचे दिखाता है। और एन पी एन ट्रांजिस्टर होता है, तुमको तो पता है, ये आपका एन होगा, बीच में पी होगा, ऊपर एन होगा, एन पी एन ट्रांजिस्टर मैंने बना दिया। ये क्यों बनाया है, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए अच्छे से कि चीजें वर्क कैसे करती है ना। चलिए, अब देखिए, जब हम इसे एक्टिव रीजन में चला रहे हैं, हमको पता है कि आपका एमिटर और बेस क्या होगा, फॉरवर्ड बायस। ठीक है ना, तो एमिटर और बेस फॉरवर्ड बायस, तो ये देखिए, ये एमिटर वाला कनेक्शन है, सॉरी ये बेस वाला कनेक्शन है, ये एमिटर वाला कनेक्शन है, तो फॉरवर्ड बायस होगा, इधर भी लिख देना, या बेस हो गया, या एमिटर हो गया, कलेक्टर हो गया। तो एमिटर और बेस क्या है, फॉरवर्ड बायस, तो ये दोनों फॉरवर्ड बायस में है।
फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या है, पी भाई साहब हमारे होल्स होते हैं पॉजिटिव, ई भाई साहब हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या है कि पी भाई साहब हमारे पॉजिटिव से कनेक्टेड होंगे और ई भाई साहब हमारे इलेक्ट्रॉन्स वाले हैं तो वो नेगेटिव से कनेक्टेड होंगे। नेगेटिव का मतलब ई भाई साहब छोटी डंडी से कनेक्टेड होंगे, पी भाई साहब बड़ी डंडी से कनेक्टेड होंगे। वैसे ही देखो, दूसरा क्या है, बेस और कलेक्टर क्या है, रिवर्स बायस। बेस और कलेक्टर मतलब क्या हो गया, ये बेस है ये कलेक्टर है, तो लोग गलतियां करते हैं ना, यहां से निकाल देते हैं बेस और कलेक्टर, ऐसे नहीं जोड़ना है भाई। ठीक है, हमने किसके बारे में बात की, कॉमन एमिटर की। तो बिना एमिटर के डायरेक्टली तुम बेस से जोड़ सकते हो क्या, नहीं जोड़ सकते हो। तुमको जो जोड़ना पड़ेगा कलेक्टर को आगे किससे जोड़ना पड़ेगा, एमिटर से ही जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एमिटर को बेस के साथ भी जाना है, एमिटर को कलेक्टर के साथ में भी जाना है, तो तुमको ऐसे जोड़ना पड़ेगा, समझे। ठीक है, चलो तो तुम ऐसे ही जोड़ोगे कि कलेक्टर को लेके आओगे, ठीक है ना, और यहां से इधर जोड़ोगे। तो जोड़ने के लिए तो ये कौन जुड़ रहा है, एमिटर और कलेक्टर जुड़ रहा है, बट असल में ये एमिटर कलेक्टर नहीं, बेस और कलेक्टर जुड़ रहा है। ठीक है ना। तो बेस जो है वो यहां से ना जुड़ के ऐसे बाहर आके जुड़ेगा। कैसा है रिवर्स बायस, रिवर्स बायस का मतलब क्या है कि ये देखिए आपके एन क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, एन नेगेटिव होते हैं तो ये पॉजिटिव से आके जोड़ेंगे, मतलब यहाँ पे क्या आएगी, बड़ी डंडी। ऑब्वियसली यहाँ बड़ी डंडी आ चुकी है, एन नेगेटिव वाले आए हैं तो यहाँ पे क्या आनी चाहिए, छोटी डंडी आनी चाहिए। ठीक है, और छोटी डंडी आएगी भी। किसी किसी डाउट होता है कि सर ये तो नेगेटिव वाला है, ये छोटी डंडी से आ गया। नहीं नहीं भाई, ये बेस है, बेस पॉजिटिव वाला यहाँ से होते जुड़ा हुआ है। तो उस पर ध्यान मत दो, तुम सीधा ही देखो, नेगेटिव वाला पॉजिटिव से जुड़ना चाहिए क्योंकि रिवर्स बायस करनी है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली यहाँ बड़ी डंडी आ गई तो नीचे छोटी डंडी आएगी, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, सर्किट रेडी। ठीक है, अब इसी सर्किट को थोड़ा और बेहतर तरीके से दिखा देते हैं, है ना, थोड़ी लाइंस वगैरह सीधी बना देते हैं, है ना। तो एमीटर मेरा कॉमन था, बेस से भी जुड़ेगा और कलेक्टर से भी जुड़ेगा। ठीक है, तो इधर फॉरवर्ड बायसिंग है, इधर रिवर्स बायसिंग है, इधर फॉरवर्ड बायसिंग कर दी मैंने, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिया, नेगेटिव को नेगेटिव से। इधर रिवर्स बायसिंग करनी थी, नेगेटिव को मैंने पॉजिटिव से जोड़ दिया और जो दूसरा है वो जुड़ गया इधर। ठीक है, ये हो गया बाइसेक। अब करंट का डायरेक्शन अगर किसी को दिखाना है तो बोलेगा बहुत ईजी है करंट का डायरेक्शन। वोल्टेज के अलग अलग नाम होते हैं, वोल्टेज दिखा देता हूं मैं तुमको। ठीक है, सबसे पहले वोल्टेजेस कहाँ कहाँ होते हैं। पहले हम ये वाली बैटरी लगाते हैं, ठीक है, ये पहली बैटरी है ना। तो पहली बैटरी का काम क्या होता है, ये बैटरी बेसिकली पी और एन जंक्शन पे लगी हुई है, यहाँ पर इस पी एन जंक्शन की बैटरी है ये बैटरी थोड़ा सा उसको इनपुट पावर देगी, इनपुट पावर देगी जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपना मोशन करना शुरू करेंगे। तो इस वाली बैटरी का काम क्या है, थोड़ा सा पावर देना जिससे यहाँ पे मोशन होना शुरू हो जाएगा, है ना। ये दूसरी वाली बैटरी, इसमें हमें क्या मिलेगा, ऑब्वियसली बाहर मिलेगी चीजें, है ना, आखिरी का है। ठीक है, बट इनको हम इनपुट आउटपुट कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, हम किनको इनपुट आउटपुट कंसिडर करते हैं, हम बोलेंगे कि भाई ये जो मेरा पॉइंट है ना, ये मेरा बेस का पॉइंट है जो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, और ये जो मेरा पॉइंट है ना, वो मेरा क्या है, एमिटर का पॉइंट है। ठीक है ना, तो मेरे बेस और एमिटर के बीच में जो वोल्टेज है ना, इसको मैं क्या बोलता हूँ, बेस एमिटर वोल्टेज। ठीक है, तो इस बेस एमिटर वोल्टेज को मैं इनपुट वोल्टेज की तरह लेता हूँ, समझे। ये जो बेस एमिटर वोल्टेज है ना, इस बेस एमिटर वोल्टेज को इनपुट की तरह लेते हैं। ठीक है ना, वैसे ही आउटपुट में मुझे यहाँ मिल रहा है, तो देखिए ध्यान से कि ये मेरा जो है वो कलेक्टर का पॉइंट है, करेक्ट है ना, और ये वाला जो मेरा पॉइंट है वो किसका पॉइंट है, एमिटर का पॉइंट है। ठीक है ना, तो कलेक्टर और एमिटर से जो मुझे मिलेगा वोल्टेज वो ये वाला है, कलेक्टर एमिटर वोल्टेज, जिसको हम VCE बुलाते हैं, ये मेरा क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज। तो ध्यान रखिएगा कि जो कलेक्टर एमिटर से वोल्टेज मिलता है वो मेरा आउटपुट वोल्टेज, जो बेस एमिटर से मिल रहा है वो क्या है, इनपुट वोल्टेज। ठीक है, तो कौन सा आपका इनपुट वोल्टेज है, कौन सा आपका आउटपुट वोल्टेज आपको पता होना चाहिए। दूसरा, इसी में करंट की डायरेक्शन की बात होती है, तो तुमको बहुत अच्छे से पता करंट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है, छोटी डंडी से बड़ी डंडी, तो छोटी डंडी से बड़ी डंडी की तरफ होता है करंट का डायरेक्शन, तुम फटाफट से बना दोगे यहाँ पे करंट का डायरेक्शन। ठीक है ना, तो ये तुम्हारा करंट का डायरेक्शन हो गया। ऑब्वियसली ये करंट का डायरेक्शन है तो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन यहाँ से उल्टा होगा। ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन कैसा हो रहा है, देखो यहाँ से अंदर की तरफ घुस रहा है। मैं बोल दूंगा कि मेरा जो करंट है वो कहाँ घुस रहा है, अंदर की तरफ घुस रहा है। ठीक है ना, मैं इसे क्या बोल दूंगा, IB, है ना, यहाँ से घुसता हुआ करंट। ठीक है ना, बेस के अंदर घुसता हुआ करंट IB कहलाएगा। ठीक है, वैसे देखो यहाँ पर देखो, छोटी डंडी बड़ी डंडी, करंट हमेशा छोटी डंडी से बड़ी डंडी, छोटी डंडी से बड़ी डंडी, तो ये देखो ये तो हमने बना दिया। ठीक है ना, तो देखिए डायरेक्शन कैसा है, ये है डायरेक्शन। ठीक है ना, नीचे तक ले आएंगे इसको पूरी तरह से। देखिए अब ऑब्वियस सी बात है कि करंट इधर जा रहा है तो उसको नीचे आने पड़ा होगा तभी इधर जा रहा है, और करंट इधर जा रहा है तो नीचे आना पड़ा होगा तभी इधर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से करंट अंदर की तरफ घुस रहा है बेस के अंदर। ठीक है, और यहाँ से भी करंट आ रहा है, ठीक है, इधर से आके नीचे की तरफ घुस रहा है। ठीक है, और एक कलेक्टर के थ्रू आ रहा है तो हम इसको क्या बुलाते हैं, कलेक्टर वाला करंट बुलाते हैं। ठीक है, तो बेस वाला करंट इधर से घुसता है, कलेक्टर वाला करंट इधर से घुसता है, और बेस और कलेक्टर वाला करंट दोनों मिलकर कहाँ से निकलते हैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो यहां से जो करंट बाहर निकलता है उसको हम एमिटर करंट बुलाते हैं। तो एग्जाम में जब आपको कॉमन एमिटर पूछा जाएगा ना, तो उस वक्त आपको सबसे पहले ये डायग्राम बना के दिखाना पड़ेगा। और इस डायग्राम में तुमने अगर सारे डायरेक्शन सही दिखा दिए ना कि यार बेस करंट का डायरेक्शन अंदर की तरफ,
कलेक्टर करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ, ठीक है, और फिर ये दोनों मिलकर टोटल एमिटर करंट बनाते हैं। और एक चीज और लिख देना बस कि भैया बेस करंट यहां से घुसा, कलेक्टर यहां से घुसा, ये दोनों का एडिशन होकर एमिटर करंट बनता है, ठीक है। बेस करंट यहां से घुसा, कलेक्टर करंट यहां से घुसा, दोनों का एडिशन होकर क्या बनता है, एमिटर करंट निकलता है। जो ये एक क्वेश्चन और लिख देना, एग्जामिनर इतना खुश हो जाएगा ना, थर्ड से तुम्हें मार्क्स दे देगा इसके, ठीक है। तो जब भी कॉमन एमिटर की बात आएगी तो कॉमन एमिटर में तुम इस डायग्राम को बनाओगे और ऐसे ही बनाओगे जैसे मैंने तुम्हें सिखाया है। लगे तो थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करो, इस चीज को दोबारा देखो, समझ में आ जाएगा तुमको, ठीक है। दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि तुम ऐसे एनपीएन करके दिखाओ, ठीक है, तुम इसकी जगह थोड़ा सिंपल चीज भी बना के दिखा सकते हो, ठीक है ना। चलिए, ये देखो डायरेक्शंस दिखा रखी मैंने, बेस करंट की, कलेक्टर करंट की, एमिटर करंट की, ओके ठीक है ना। तुम ऐसा स्ट्रक्चर भी दिखा सकते हो, है ना, तुम चाहो तो डब्बे वाला स्ट्रक्चर दिखा दो, ऊपर कलेक्टर बीच में बेस नीचे एमिटर, चाहे तुम ऐसा स्ट्रक्चर दिखा दो, ऊपर कलेक्टर बीच में बेस नीचे एमिटर, चलता है, दोनों सेम ही है ना। तो अभी मैंने तुम्हें सिर्फ डायग्राम बनाना सिखाया, मैंने इसकी वर्किंग नहीं सिखाई है। एग्जाम में वर्किंग ऐसा नहीं लिखना है कि छोटी डंडी से बड़ी डंडी जाता है तो फिर काम हो जाता है करके, ठीक है ना। चलो, इसकी वर्किंग एक्चुअल में कैसे होती है ना, समझो, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, बिकॉज एग्जाम में जो तुम्हें भाषा लिखनी है ना इसकी वर्किंग की, वो तुम्हें समझना पड़ेगा। तो असल में होता क्या है मैं बताता हूँ। जैसे तुम्हारे पास एक कॉमन एमिटर, ये जो कॉमन एमिटर का क्वेश्चन आने वाला ना एग्जाम में, उस कॉमन एमिटर के सवाल में तुम्हें जो चीजें लिखनी है अंग्रेजी, उस अंग्रेजी को पहले समझ लेते हैं। हमने अभी क्या किया, हमने सिर्फ अभी डायग्राम को बनाना सीखा है, लेकिन एग्जीक्यूशन वर्किंग नहीं सीखा है। वर्किंग अगर आ गया लिखने का, हम क्या लिखेंगे, हम कुछ नहीं लिख पाएंगे। वर्किंग समझो कैसे होती है। तो तुम इस तरीके से फिगर को जानते हो, तुम जानते हो कि यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े होते हैं। पी रीजन में होल्स होंगे, मतलब आप पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हो, या फिर मैं होल्स ही बनाता हूँ, ज्यादा बेहतर रहेगा उसको समझना, ठीक है ना। और एन रीजन में वापस से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं, ठीक है ना। चलो ओके ना, यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे थोड़े से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि भाई यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं बना रहे हम, थोड़े से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, ठीक है, एक दो चार इलेक्ट्रॉन बस, ठीक है ओके। अब होता क्या है, देखिए, जब आप इस बैटरी के थ्रू पावर देते हैं ना, तो बैटरी के थ्रू पावर देने का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे थोड़ी खलबली मचा रहे हैं, ठीक है ना। जैसा पीएन जंक्शन डायोड में तुमने सीखा था ना कि पावरिंग होती है, वैसे ही यहाँ पे होती है। तो ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ना, ठीक है, ये किससे कनेक्टेड है, देखिए यहाँ पे ये एन से कनेक्टेड है, मतलब आपका नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है, ठीक है। और आपका जो पॉजिटिव है वो यहाँ पर जाके किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो होगा क्या कि यार पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, तो जो ये आपका बेस है ना, यहाँ के जो होल्स हैं वो रिपेल करेंगे इस पॉजिटिव को, ये पॉजिटिव रिपेल करेगा, तो ये कहाँ घुसने की कोशिश करेगा, नीचे घुसने की कोशिश करेगा। और वैसे ही ये नेगेटिव जो है इधर कनेक्टेड है, तो बाहर से भी आप देख रहे हैं कि यहां से नेगेटिव लेके आ रहे हैं, अंदर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव हैं, ये नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहाँ घुसने की कोशिश करेंगे, ऊपर घुसने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पूरी तरह से क्या करेंगे, आपके ऊपर घुसने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पहुंचेंगे, ऊपर पहुंचेंगे, तो उनको रियलाइज होगा कि हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऊपर आ चुके हैं, बट यहाँ पर बहुत सारे होल्स प्रेजेंट है क्या, नहीं है, हम तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बेस में आ चुके हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि बेस के पास में बहुत कम होल्स हैं, ठीक है। तो बहुत कम होल्स हैं, इस वजह से वो बहुत कम होल्स से कंबाइन करेंगे, और बहुत कम होल्स से कंबाइन करने के बाद थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहां से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होके ऊपर घुसे, ज्यादा होल्स थे नहीं, थोड़े से ही होल्स थे, उन थोड़े से होल से कंबाइन किया, और कंबाइन करके वो क्या हो गए, यहाँ बेस से थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल गए, ठीक है। तो ये जो दिख रहे हैं नीले नीले, ये क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अब जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट क्या होता है, तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ करंट होता है, ठीक है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घुस रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, ये। और तुम्हें शॉर्ट ट्रिक भी बता दी, छोटी डंडी से बड़ी डंडी, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ करंट है ना। तो इस करंट को क्या बुलाते हैं हम, बेस करंट बुलाते हैं ना। बहुत ही कम अमाउंट होता है इसका वैल्यू ना, वेरी वेरी स्मॉल गाइस, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, दिस बेस करंट, ठीक है ना। ओके, अब देखिए ध्यान से सुनिए, ये बेस करंट के बारे में तो तुमने जान लिया, हाँ जी सर जान लिया। अब क्या होता है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो घुस गए थे बेस में, जगह नहीं थी, तो ये बेस को क्रॉस करके कहां चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे कलेक्टर में, ठीक है। तो ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बेस को क्रॉस करके कहां चले जाएंगे, कलेक्टर में आ जाएंगे, और फिर ये कलेक्टर से बाहर निकलेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, ये नीले नीले इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, यहां से कलेक्टर से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये नीला नीला डायरेक्शन क्या है, कलेक्टर से बाहर निकल रहे इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, डायरेक्शन है। और इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट होता है क्या, करंट,
ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं मतलब ऑब्वियस सी बात है कि करंट कैसा फ्लो होगा, इस तरीके से फ्लो होगा। ठीक है, और ये वाला जो करंट है जो इस तरीके से फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो अंदर घुस रहा है, ये करंट कलेक्टर के थ्रू आ रहा है। ठीक है ना, तो इसको हम क्या बुलाते हैं, कलेक्टर करंट बुलाते हैं। ठीक है, तो हमने जो थोड़ी देर पहले बताया था वो आपको समझने के लिए बताया था, अभी आपको एक्चुअल मीनिंग समझ में आ रहा है कि यार इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा होता है इसलिए करंट का फ्लो ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा होता है इसलिए करंट का फ्लो ऐसा होता है। तो बेस करंट यहां से घुसता है, वेरी स्मॉल अमाउंट का होता है। कलेक्टर करंट ऑन दी अदर हैंड वेरी हाई अमाउंट ऑफ कलेक्टर करंट होता है, ध्यान रखिएगा, कलेक्टर करंट बहुत हाई अमाउंट में होता है। ठीक है ना, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स घुस रहे हैं ना यहाँ पे, देखो बेस से तो थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं तो थोड़ा सा करंट, यहां से कलेक्टर से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं तो बहुत बड़ा करंट होता है। तो और बेस और कलेक्टर करंट दोनों मिलके क्या करोगे, आप बोलोगे यार बेस करंट यहां से घुसा अंदर निकलेगा, कलेक्टर करंट यहां से घुसा अंदर निकलेगा, और ये दोनों मिलके कहाँ निकलेंगे, बाहर, एमीटर करंट। तो जो एमीटर करंट की वैल्यू होती है वो काफी ज्यादा बड़ी होती है, वो कॉम्बिनेशन होता है क्या, बेस करंट का प्लस कलेक्टर करंट का। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि यार जो बेस करंट होता है वो बहुत कम होता है वैल्यू में। ठीक है, तो डायरेक्टली आप उसे क्या बोल सकते हैं कि जो एमीटर करंट है वो लगभग सिमिलर होता है किसके, आपके कलेक्टर करंट के बराबर होता है। ठीक है ना, बट पूरी तरह से उसके बराबर नहीं होता है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कलेक्टर करंट के बराबर होता है। ठीक है ना, और यहाँ पे कुछ आपके वो भी आते हैं कांस्टेंट वांस्टेंट, अल्फा बीटा, अल्फा डीसी, बीटा डीसी करंट बोलते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे उनका डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो अल्फा डीसी बीटा डीसी वाला पार्ट है वो पूरी तरह से कहाँ यूज होता है, न्यूमेरिकल में यूज होता है, तो इसका मैं सेपरेट लेक्चर बनाने वाला हूँ, तो उस न्यूमेरिकल वाले पार्ट में आपको सिखा दूंगा। ठीक है ना, तो तुम्हें अल्फा डीसी बीटा डीसी का डिस्कशन अभी नहीं करना है, वो सेपरेट क्वेश्चन में पूछा जाता है। अभी सिर्फ तुम समझ रहे हो कि यार एग्जाम में क्या लिखना है और कैसे आता है। ठीक है, तो जितना मैंने तुम्हें दिखाना था वर्किंग दिखा दिया, अब जो मैंने भाषा बोली यही भाषा तुम्हें एग्जाम में लिखनी है। ठीक है, तो कैसे भाषा एग्जाम में लिखनी है समझो। ठीक है, जो तुम्हारा वर्किंग था, ठीक है, वर्किंग क्या था, ध्यान से देखो यहाँ पे, कि सबसे पहले हमने ये वर्किंग बना रखा है। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं कि इन ऑर्डर टू ऑपरेट द कॉमन एमिटर बीजेटी इन एक्टिव रीजन, ठीक है ना, क्या करना पड़ता है ऑपरेट करने के लिए, एमिटर बेस्ड जंक्शन शुड बी फॉरवर्ड बायस, वही चीज हमने किया है। देखिए ये बेस है, ये एमिटर है, यहाँ पे लिख देते हैं ये बेस है, ये एमिटर है, कलेक्टर है, तो एमिटर बेस्ड जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, और वैसे ही आपका जो बेस कलेक्टर जंक्शन है वो रिवर्स बायस होना चाहिए, तो वही चीज आप लिखोगे। ठीक है, अब एमिटर एक्ट एज अ कॉमन टर्मिनल बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिलता है, इनपुट अंदर की तरफ मिलता है, और यहां से आपको क्या मिलता है, आउटपुट की तरफ मिलता है। ठीक है, और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, हमने क्या देखा कि जो बेस करंट होता है वो वेरी वेरी क्या होता है, स्मॉल होता है, और जो कलेक्टर करंट होता है वो वेरी वेरी क्या होता है, हाई होता है। तो हमने क्या किया कि हमने छोटा सा बेस करंट देके बहुत बड़ा कलेक्टर करंट बना दिया, समझे, छोटा सा बेस करंट देके बहुत बड़ा कलेक्टर, क्योंकि बेस करंट इज द इनपुट करंट, आईसी इज द आउटपुट करंट। तो क्या हो गया यहाँ पे, एम्पलीफाई हो गया, और एम्पलीफाई ही तो करना था मेरे को, बीजेटी क्या करता है, एम्पलीफाई करता था, छोटा सा करंट देके बहुत बड़ा सा करंट बना देना इज एम्पलीफिकेशन। और वही चीज वो यहाँ पे करता है, कैसे करता है, कि जब आप बैटरी के टर्मिनल को कनेक्ट करते हो ना, इस नेगेटिव वाले को इस नेगेटिव से कनेक्ट करते हो, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो धड़ धड़ा के ऊपर घुसने की कोशिश करते हैं, वही उसकी अंग्रेजी आगे देखिए, एमिटर कनेक्टेड टर्मिनल ऑफ वीबीबी, ये वीबीबी है इसका जो एमिटर कनेक्टेड टर्मिनल है, मतलब ये एमिटर वाला, तो ये वाले भाई साहब एमिटर से कनेक्टेड हैं, तो ये क्या करेंगे, ये पुश करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को टुवर्ड्स द बेस। तो ये जो बीबीबी का नेगेटिव टर्मिनल है वो जो एमिटर से कनेक्टेड है वो इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर बेस की तरफ पुश करेगा, यही इसकी अंग्रेजी लिखी है। वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स विल कंबाइन विद द होल्स, कुछ कम इलेक्ट्रॉन्स होल से कंबाइन करेंगे, फिर यहां से बाहर निकलेंगे, छोटा सा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में छोटा सा करंट क्रिएट होगा, इनपुट करंट। ठीक है, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन भाग जाएंगे ऊपर, और फिर यहां से बाहर निकलेंगे, धड़ धड़ा के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां बाहर निकलेंगे, तो धड़ धड़ा के उसके अपोजिट डायरेक्शन में बहुत बड़ा करंट जनरेट होगा, तो छोटा सा इनपुट करंट देखिए बहुत बड़ा सा आउटपुट करंट जनरेट हो गया, वही अंग्रेजी यहाँ पे लिखी हुई है। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, वहां क्लिक करिए, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहां पे तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी, बीएक्सी करके सर्च करना कोर्स को, और वहां पे एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप एग्जाम में कैसे लिखना वो दिखाया गया है, उस पीडीएफ में से तुम कर लो। ठीक है, सारे आईएमपी क्वेश्चन सॉल्यूशंस वहां पर है, वही चीज, इसमें टाइम वेस्ट करूंगा नहीं, बिकॉज इसकी अंग्रेजी मैंने तुम्हें समझा दी कैसे लिखनी है। ठीक है, चलिए, ओके, तो ये हो गया इसकी वर्किंग खत्म। अब और एक बात, एग्जाम में तुम एनपीएन ऐसा भी डायग्राम बना के दिखा सकते हो, एग्जाम में तुम ये डायग्राम बना के भी दिखा सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, मैं बोलूंगा इसको थोड़ा सा प्रेफर करना, क्योंकि कुछ कुछ एग्जामिनर कभी कभी थोड़ा बुरा मान जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम ऐसे एनपीएन बनाओ, ये समझने के लिए अच्छा है ऐसा एनपीएन बनाना, लेकिन ये एग्जाम में थोड़ा बना के ना थोड़ा बेहतर रहता है। ठीक है ना, तो चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो आपसे पूछता है भाई इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है, पहले तो आप समझो कि इनपुट कहाँ से मिल रहा है, आउटपुट कहाँ पे जा रहा है। ठीक है,
तो तुम्हें उठाना पड़ेगा उसके लिए तुम्हारा बीजेटी। ठीक है, कौन सा वाला बीजेटी? कॉमन एमिटर वाला। ठीक है, क्योंकि जो इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पूछी जाती है वो किसकी पूछी जाती है? कॉमन एमिटर की पूछी जाती है। तो तुमने उठा लिया तुम्हारा कॉमन एमिटर वाला बीजेटी। ठीक है, कॉमन एमिटर मतलब एमिटर कॉमन है, एमिटर कॉमन है, एमिटर बेस पे भी लगेगा। यहां से क्या मिल रहा है? इनपुट मिल रहा है। ठीक है ना? और एमिटर आपका कलेक्टर से भी जुड़ेगा, यहां से क्या मिल रहा है आपको? आउटपुट भी मिल रहा है। ठीक है ना? तो हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं मतलब हमको इनपुट करंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा और हमें इनपुट वोल्टेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किसका रिलेशन होती है? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच का रिलेशन होती है। इसलिए हमको इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में इनपुट करंट बनाना पड़ता है जो कि IB कहलाता है, बेस करंट, और इनपुट वोल्टेज लेना पड़ता है VBE। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये इतना तो हमने लिख लिया। बढ़िया। ठीक है, करंट यहाँ पे हम माइक्रो एम्पियर्स में लेते हैं, वोल्टेज V में लेते हैं, सिर्फ उतना लिख देना। ठीक है, तो वोल्टेज का वैल्यू हमेशा बहुत छोटा छोटा रहता है, करंट का वैल्यू माइक्रो एम्पियर्स में ऑलरेडी है यहाँ पे। ठीक है, अब होता क्या है, हमने देखा कि हम छोटा सा IB करंट जनरेट करते हैं और उसके बदले में बड़ा सा हमें IC करंट मिलता है। ठीक है, इसका मतलब क्या कि आप छोटा सा इनपुट दोगे, बहुत बड़ा सा आउटपुट मिलेगा। करेक्ट है ना? और आपके वोल्टेजेस की वैल्यू भी बहुत छोटी छोटी रहेगी। मतलब अगर आपने छोटा सा वोल्टेज यहाँ पे जनरेट किया तो उससे बहुत बड़ा करंट मिल जाएगा। तो आप सिंपल बोलोगे यार बहुत कम वोल्टेज पे बहुत करंट। तो इसका जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक होता है ना, वो तुम्हारे PN जंक्शन डायोड के फॉरवर्ड बायस की तरह ही होता है। बिकॉज ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे तुम्हारी क्या होती है? फॉरवर्ड बायसिंग होती है ना? मतलब छोटे से लेवल पे ये काफी ऊपर तक उठ जाता है। ठीक है ना? तो कुछ ऐसा तुम्हें याद आ रहा होगा, फॉरवर्ड बायसिंग तुमने देखी थी, है ना? तो ये इस तरीके से बहुत ऊपर उठ जाता है, मतलब। ठीक है, ओके, सो छोटे से वोल्टेज पे हमें काफी बड़ा मतलब इनपुट करंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, ओके ना? ये IC आउटपुट करंट है, ऑब्वियसली वो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, बस तुम इतना ध्यान रखो कि ये फॉरवर्ड बायसिंग जो होती है ना, PN जंक्शन डायोड, उसी की तरह ये एक्ट करता है। ठीक है ना? और ये डेफिनेटली किस पर डिपेंड करता है देखिएगा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए। सबसे पहले तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में क्या लाइन लिखनी है कि इट इज द ग्राफ ऑफ इनपुट करंट वर्सेस इनपुट वोल्टेज। ठीक है, तो इनपुट करंट वर्सेस इनपुट वोल्टेज का ग्राफ है। और इस ग्राफ में एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि मेरा आउटपुट वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो मैं ग्राफ बनाते टाइम क्या करूंगा, मैं एक डंडी ऐसी बनाऊंगा और इस डंडी को फिक्स्ड आउटपुट वोल्टेज दे दूंगा कि भैया 5 वोल्ट पे ये ग्राफ बनाया गया है। ठीक है, तो 5 वोल्ट पे ये पहली डंडी बनी हुई है। वैसे ही मैं एक और दूसरी डंडी बना सकता हूँ 15 वोल्ट पे। ठीक है, तो 15 वोल्ट पे दूसरी डंडी बनी हुई है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है कि जब मैं 5 वोल्ट की डंडी और 15 वोल्ट की डंडियां बना रहा हूं तो 5 से 15 वोल्ट में गया तो मुझे एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है। क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है? कि भाई अगर मैं कांस्टेंट ले लेता हूं, कैसा क्या कांस्टेंट ले लेता हूं? अगर मैं एक फिक्स्ड वैल्यू लेता हूं, ठीक है, किसकी, एक सेकेंड ना, ओके, अगर मैं एक फिक्स्ड वैल्यू उठा रहा हूं यहाँ पे, तो यहां से ऊपर तक एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। स्ट्रेट लाइन से मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि जब मैं 5 वोल्ट से 15 वोल्ट में चला गया, है ना, तो 5 वोल्ट पे मेरे को कितना करंट देखने को मिल रहा था? कुछ इतना करंट देखने को मिल रहा था। और 15 वोल्ट पे मुझे कितना करंट देखने को मिल रहा है? इतना करंट देखने को मिल रहा है। तो जब मैं आउटपुट वोल्टेज बढ़ाता हूं, 5 वोल्ट से 15 वोल्ट जाता हूं, तो 5 वोल्ट से 15 वोल्ट तक जाने में मेरा जो करंट है वो क्या करता है? डिक्रीज हो जाता है, वो कहीं यहां से नीचे की तरफ आ जाता है। ये लाइन लिखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, और यही लिखी हुई है कि एक फिक्स्ड कांस्टेंट VBE पे, ये VBE है, हाँ, एक फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू ले ली मैं। यहाँ पे इनपुट करंट डिक्रीज करेगा अगर VCE इंक्रीज करता है ना? मतलब क्या, मैं अगर 5 वोल्ट से 15 वोल्ट पे चला गया, ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा कि इसी पॉइंट पे 5 वोल्ट पे मुझे ये करंट मिल रहा था और 15 वोल्ट पे मुझे क्या मिल रहा है? ये करंट मिल रहा है। मतलब करंट मेरा डिक्रीज कर गया है 5 वोल्ट से 15 वोल्ट जाने पे। ये इसका मीनिंग है, लगता है। ठीक है ना? ये एक दो चीजें होती है जो तुम्हें लिखनी होती है। मीनिंग तुम्हें समझा दिया, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक तुम्हें ऊपर ऊपर से समझ में आ गई होंगी, थोड़ा सा लिख लीजिएगा। ओके, और ये क्या शो करती है? इफेक्ट ऑफ VCE भी शो करती है। कैसे शो करती है? जो हमने अभी भी बताया। ठीक है, कि VCE बढ़ाओगे तो इनपुट करंट डिक्रीज होगा, खत्म। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में दो ही पॉइंट लिखना है। पहला पॉइंट क्या कि ये इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच का रिलेशन है। दूसरा पॉइंट क्या कि जब आप आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाते हो बाय कीपिंग द इनपुट वोल्टेज कांस्टेंट, तो आपका करंट डिक्रीज कर जाता है। ठीक है ना? तो बाय कीपिंग द इनपुट वोल्टेज कांस्टेंट, जब आप आउटपुट वोल्टेज को इंक्रीज करोगे तो आपका करंट डिक्रीज कर जाता है। ये इसका मीनिंग है। ठीक है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के बाद में नेक्स्ट आता है तुम्हारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, जो कि अगेन बहुत ज्यादा इजी है गाइस। ठीक है, तो अगेन तुम समझो कि तुम अपने दिमाग में ये ले लो, ये तुम्हारा BJT है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो अगेन वही चीजें हैं, कॉमन एमिटर वाला है, एमिटर से इनपुट भी मिलेगा, एमिटर से आउटपुट भी मिलेगा। तो यहाँ से ये इनपुट आ रहा है तुम्हारा अंदर की तरफ, ठीक है, यहाँ से ये तुम्हें आउटपुट मिल रहा है। ठीक है ना? अब देखो,
जब तुम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करोगे ना, सबसे पहले तो ये समझो कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कम से कम 2 से 3 बार पूछा हुआ है, ठीक है, बिकॉज ये 2 से 3 बार प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, मतलब देर इज अ वेरी हाई चांस कि ये दोबारा तुमसे एग्जाम में पूछा जाएगा ना, क्योंकि ये दोबारा तुमसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, इसीलिए तुम्हारी एकदम बनती है कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको बहुत अच्छे से लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इसको बहुत अच्छे से लिखने का तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। तुमने थोड़ी देर पहले वो पढ़ाई की थी ना कि एक्टिव रीजन होता है, ठीक है, फिर कट ऑफ रीजन होता है, ठीक है, और फिर सैचुरेशन रीजन होता है, करेक्ट। तो तुमको इस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के टाइम पे ये तीनों को लिखना है, ठीक है। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का क्वेश्चन आता है प्रीवियस ईयर में, तो तुमको एक्टिव रीजन भी लिखना है, तुमको कट ऑफ रीजन भी लिखना है, तुमको सैचुरेशन रीजन भी लिखना है ना। तो यही तीनों चीजें, ओके, कि इट ऑपरेट्स इन 3 रीजन्स, आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक 3 रीजन में ऑपरेट करता है, एक्टिव रीजन में, कट ऑफ रीजन में, सैचुरेशन रीजन में, ठीक है। तो अब बताएं जरा कब कब कैसे कैसे ऑपरेट करेगा। सिंपल लॉजिक है भाई, इस समरी को दिखा देना है आपको, ठीक है। तो जब आप इस टाइप की बायसिंग करोगे तो एक्टिव रीजन में ऑपरेट करेगा, जब आप ऐसी बायसिंग करोगे तो कट ऑफ में ऑपरेट करेगा, जब आप ऐसी बायसिंग करोगे तो फिर सैचुरेशन में ऑपरेट करेगा, ठीक है ना। तो ये तो आपने क्या किया, इसको समझ लिया कि ये कब कैसा ऑपरेट करेगा। यहां पर मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं एक एक करके एक्टिव रीजन कहां होता है और क्या लिखना है एग्जाम में, ठीक है ना। ओके, सबसे पहले एक्टिव रीजन कहां पे होता है और क्या लिखना है। देखिए एक्टिव रीजन आपका ना बेसिकली यहां मैं दिखाना चाहूँ तो ये वाला रीजन होता है आपका एक्टिव रीजन, ठीक है। आपका एक्टिव रीजन क्या होता है, ये वाला रीजन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले देखिए एक्टिव रीजन में क्या क्या हो रहा है। आप अगर देखें तो आपका आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच का रिलेशन है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किस किसके बीच रहेगी, आपकी आउटपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट करंट क्या होता है आपका, कलेक्टर वाला, आउटपुट वोल्टेज क्या होता है आपका, कलेक्टर और एमिटर वाला, ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच में क्या है, रिलेशनशिप है आपकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। पहली चीज, अब देखो होता क्या है कि अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो तुमको समझ में आएगा कि बेस करंट यहाँ पे 0 था, फिर बेस करंट जो है बढ़ गया, ये जो लिखा है ना आई बी लिखा हुआ है, देखो यहाँ भी आई बी लिखा है, यहाँ भी आई बी लिखा है। तो जैसे जैसे बेस करंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आईसी की वैल्यू बढ़ रही है ना। तो पहले ये वाला लाइन आपको क्या शो कर रहा था, आईसी का वैल्यू शो कर रहा था, ठीक है, आईसी मेरा क्या था, ये वाला लाइन था। फिर जैसे ये 10 से मैं 20 पे पहुंच गया तो अब ये वाला लाइन शो कर रहा है, मतलब मेरा जो आईसी है वो थोड़ा सा बढ़ गया। मैं 20 से 30 पे गया तो यहाँ पे अब ये लाइन मेरा आईसी शो कर रहा है, तो ये बढ़ गया। 20 से और 30 पे गया तो ये क्या हो गया, बढ़ गया। तो मेरा जो आईसी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आईबी पे। जैसे जैसे मेरा आईबी बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मेरा आईसी जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ओके, ऑल्सो अगर आप ध्यान से देखोगे कि तो यहां पर आपको ऐसे टेढ़ा लाइन मिल रहा है, आपको यहाँ पे कोई स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता है। स्ट्रेट लाइन नहीं मिलने का मतलब क्या है कि आपका आईसी दो चीज पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। आपका जो आउटपुट करंट है वो दो पे डिपेंड कर रहा है, इनपुट करंट पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ में वो VCE पे भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि थोड़ा सा VCE बढ़ता है तो उस वजह से भी बढ़ता है। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो आउटपुट करंट है वो दो पे डिपेंड करेगा, ठीक है। मेरा अगर बेस करंट बढ़ेगा, इफ माई बेस करंट इंक्रीजेस, मेरा आईसी बढ़ेगा। अगर मेरा आउटपुट वोल्टेज बढ़ेगा तो भी मेरा आईसी बढ़ेगा। तो मेरा जो आईसी करंट है वो IBVC दोनों पर डिपेंड कर रहा है। एक्टिव रीजन की ये कहानी हो गई। बाकी एक्टिव रीजन में ये लिख सकते हो कि आपकी फॉरवर्ड बायसिंग होती है किसकी और रिवर्स बायसिंग किसकी होती है, ठीक है। चलिए, ये आपको समझ में आया जी, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कट ऑफ रीजन क्या होता है। तो कट ऑफ रीजन जो बेसिकली होता है ना वो यहाँ से यहाँ तक का होता है, सिर्फ ये वाला रीजन होता है। इस रीजन को हम क्या बुलाते हैं, कट ऑफ रीजन बुलाते हैं, ठीक है ना। अब इस कट ऑफ रीजन में आपका जो ऑपरेशन है वो सिंपल है। तुम कट ऑफ रीजन के बारे में क्या जानते हो। कट ऑफ रीजन बेसिकली स्विच ऑफ होता है, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, वही चीज आपको एग्जाम में लिखनी है। कट ऑफ रीजन बेसिकली स्विच ऑफ रीजन होता है, ठीक है, पहला। दूसरा, कट ऑफ रीजन में हम बोलेंगे कि भैया जो बेस करंट है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। हो गया दूसरा। कट ऑफ रीजन में कैसी बायसिंग होती है भैया, सब कुछ रिवर्स बायस होता है। तो कट ऑफ रीजन ऐसे दिखा देने का है, स्विच ऑफ होता है और बस खत्म बात है। वैसे ही तुम्हें अगर सेचुरेशन रीजन पूछेगा तो सेचुरेशन रीजन कहाँ से कहाँ तक होता है, ये वाला जो रीजन होता है ना इसको हम सेचुरेशन रीजन बुलाते हैं, ठीक है ना। तो सेचुरेशन रीजन में बहुत हाई करंट मिलता है ना, क्योंकि सेचुरेशन रीजन किसकी तरह ऐड करता है, स्विच की तरह ऐड करता है, बट स्विच ऑन की तरह ऐड करता है सेचुरेशन रीजन, ठीक है। कैसा होगा, दोनों के दोनों मेरे फॉरवर्ड बायस होते हैं, स्विच ऑन की तरह ऐड करता है, और फिर सिंपल बोलोगे कि VCE जब मेरा है ना आउटपुट वोल्टेज एकदम 0 के बराबर हो जाएगा तो मेरा करंट बहुत हाई पहुंच जाएगा। सिंपल सी एक लाइन है, ठीक है। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। उसमें आपको तीनों लिखने हैं, एक्टिव भी, एक्टिव रीजन भी लिखना है, फिर आपका कट ऑफ रीजन भी लिखना है और सैचुरेशन रीजन भी लिखना है, तीनों मेंशन करना है, ठीक है। चलिए
तो ये चीज़ तो तुम्हारी हो गई आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आखिरी चीज़ करना है हमको इस पर्टिकुलर वीडियो की। देखो बहुत मेहनत से बनाया है, कहीं कुछ चीज़ें नहीं समझ में आएंगी तो होंगी तो थोड़ा सा पीछे जाके दोबारा से देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा एक दो बार बना के देखोगे, टफ चीज़ नहीं है, आसानी से निकलेगा ये, ठीक है। अगला है तुम्हारा बीजेटी एज अ स्विच। ठीक है, बीजेटी स्विच की तरह कैसे काम करता है, ठीक है ना। तो देखो यार, थोड़ी देर पहले ही तुमने पढ़ा है, बीजेटी को हम तीन तरीके से यूज कर सकते हैं। कैसे? बीजेटी को हम एक्टिव रीजन में भी यूज कर सकते हैं, अगर हम क्या कर दें, दो, एक फॉरवर्ड एक रिवर्स कर दें। बीजेटी को हम कट ऑफ रीजन में भी यूज कर सकते हैं, अगर हम दोनों को रिवर्स यूज कर लें, दोनों को रिवर्स बायस कर दें। क्या बन जाएगा? ओपन स्विच बन जाएगा। ओपन स्विच का मतलब क्या होता है कि करंट ऑफ हो जाएगा, है ना। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्विच ऑफ, ठीक है। और तीसरा हम उसको सैचुरेशन रीजन में भी यूज कर सकते हैं, मतलब दोनों को फॉरवर्ड बायस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? क्लोज स्विच हो जाएगा, मतलब करंट चलने लगेगा, तो दिस इज स्विच ऑन। तो अगर एग्जाम में आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है ना, और ये पूछेगा एग्जाम में, ठीक है, कि बीजेटी को ऐसा स्विच कैसे यूज कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू। तो हम एज अ स्विच उसको दो तरीके से यूज कर सकते हैं। हम उसको एज अ स्विच कट ऑफ रीजन में यूज कर सकते हैं, जो कि स्विच ऑफ का काम करेगा। हम उसको एज अ स्विच सेचुरेशन रीजन में यूज कर सकते हैं, जो कि स्विच ऑन का काम करेगा। ठीक है, बढ़िया। यही चीज़ जो है तुम्हें अंग्रेजी में भी लिखनी है और डायग्राम भी बनाना है। तो मेरे ख्याल से तुम ये ऑलरेडी पहले देख चुके हो, वही डायग्राम तुमको रिपीट करके देखना है। फिर से देखो, जब आप कट ऑफ रीजन की बात कर रहे हैं तो तुमको पता है भाई, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें। कट ऑफ रीजन का बेसिक तुम्हें मतलब ही पता है कि दोनों क्या होंगे, रिवर्स बायस में होंगे। मतलब रिवर्स बायसिंग तुम कर दोगे, नेगेटिव को पॉजिटिव से, पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से, पॉजिटिव को नेगेटिव से, रिवर्स बायसिंग हो गई। रिवर्स बायसिंग होने के बाद तुम सिंपली लिख दोगे कि भैया जो करंट फ्लो होगा वो प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल होगा। क्यों नेग्लिजिबल होगा? बिकॉज आपका जो रीजन है वो कट ऑफ की तरह ऐड करता है। यही जो वीडियो के स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैंने सिखाया था ना, कट ऑफ रीजन, वही कट ऑफ रीजन का लिखना है कि बहुत नेग्लिजिबल करंट, उसको लीकेज करंट हम बोलते हैं। और ऐसा स्विच बना के दिखा देना, ओपन स्विच की तरह काम करता है। और इस डायग्राम को बनाना चाहो तो तुम इस डायग्राम को भी बना के दिखा सकते हो, और अगर तुम्हारा मन करे तो तुम ये डायग्राम भी बना के दिखा सकते हो, ये भी वही है, ठीक है ना। बट मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर रहेगा कि तुम इस वाले डायग्राम को बना के दिखाना। कुछ भी नहीं है, थोड़ी देर पहले जो सिखाया था वैसा ही। अगर ये याद नहीं होता तो फिर ये वाला बना के आ जाना, ठीक है, कोई गल नहीं है, ठीक है। बट मेरे हिसाब से तुम इसको बनाओ, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो तुम इतना तो सीख चुके हो कि एमीटर बेस कलेक्टर होता है। एमीटर यहाँ पे कॉमन होता है दोनों में, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा क्या निकलता है? इनपुट निकलता है, यहाँ से आउटपुट निकलता है। तो बेस और एमीटर को क्या करना है? तुमको रिवर्स बायस करना है। तो बस बेस ऑब्वियसली एनपीएन ट्रांजिस्टर, यहाँ पे छोटा सा एनपीएन लिख लेना, एनपीएन ट्रांजिस्टर पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव वालों को किससे कनेक्ट करना है तुमको? पॉजिटिव वालों से। नेगेटिव वालों को किससे कनेक्ट करना है? नेगेटिव से। तो पॉजिटिव बड़ी डंडी, नेगेटिव छोटी डंडी, ये बन गया, ठीक है ना। तो देखो बड़ा आसान होता है, ठीक है। इसको बनाना कोई डिफिकल्ट काम नहीं होता है। ओके, दूसरी बार भी क्या है, सॉरी, मुझे उल्टी बायसिंग करनी थी, गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ कर दिया, ठीक है। मुझे रिवर्स बायसिंग करनी है। तो एन पी एन, पी मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला किससे जाएगा? नेगेटिव से जाएगा। नेगेटिव वाला किससे जाएगा? पॉजिटिव से जाएगा। तो ये होगी मेरी बायसिंग। यहाँ देखिए, इधर भी रिवर्स बायसिंग करनी है, रिवर्स बायसिंग करनी है। तो नेगेटिव वाला किससे जाके जाएगा? पॉजिटिव वाले से। तो ये पॉजिटिव है तो दूसरा वाले को नेगेटिव होना पड़ेगा, ये हो गई। तो बहुत आसान रहता है, इसको एक बार ड्रॉ करके देख लो। फिर बायसिंग यहाँ पर करनी होती है, ठीक है। कट ऑफ रीजन अगर एक्सप्लेन करना रहेगा, स्विच को एक्सप्लेन करना रहेगा, तो तुम ये डायग्राम यूज करना ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल याद ना आए तो फिर इसको बना देना, ठीक है। बट इसको प्रैक्टिस करके जाओ, ठीक है। वही सब यार जो तुमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। सैचुरेशन रीजन मतलब क्या? स्विच ऑन की तरह ऐड करेगा। स्विच ऑन की तरह ऐड करेगा कब होगा? जब दोनों फॉरवर्ड बायस होंगे, ठीक है। और वही इसकी थोड़ी अंग्रेजी लिखी है, वहां से मिल जाएगा, ठीक है। दोनों फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या? तुम ऐसा स्ट्रक्चर बनाओगे। फॉरवर्ड का मतलब क्या है? तुम फिर से लिख दोगे यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर, दिस इज माई एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो पी वाला फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब क्या? बी वाले को पॉजिटिव से, दूसरे वाले को नेगेटिव से। इधर देखिए ये एन है, एन वाला मतलब क्या? एन वाला नेगेटिव से, छोटी डंडी, दूसरा वाला पॉजिटिव से। ये हो गया तुम्हारा, खत्म। थोड़ी प्रैक्टिस से ये हो जाता है, तो इसे कर लेना ध्यान से, ठीक है। और मैं फिर से तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि मैंने सारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस बना के डाल रखे हुए हैं, सारे प्रीवियस ईयर के, ठीक है। जितने भी और जितने आईएमपी क्वेश्चंस हैं वो सब तुम्हें इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिए। क्लिक करना इस पर्टिकुलर कोर्स में, ठीक है। यहाँ पे जाना, ओपन करना। थोड़ा सा इंटरफेस तुम्हारा ऑब्वियसली डिफरेंट रहेगा जब तुम मोबाइल में यूज करोगे, बट तुम्हें कंटेंट मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस कंटेंट में देखो, तुम नोट्स अगर देखना चाहते हो, यूनिट नंबर 2 की बात करें, ऐसे तुम्हें प्रॉपर तरीके से नोट्स देखने को मिल जाएंगे। उस नोट्स में जो कुछ मैं अभी पढ़ा रहा था ना इस पीडीएफ में, वो सब देखने को मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ में तुम बोल रहे हो कि सर मुझे नोट्स नहीं चाहिए, मेरे पास टाइम कम बचा है, मैं सिर्फ और सिर्फ आईएमपी क्वेश्चंस करके जाना चाहता हूँ, ठीक है। आ जाओ बाहर, नोट्स वाले की जगह पे नीचे वाले सेक्शन में जाना, आईएमपी क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस, यूनिट नंबर 2 पे क्लिक करना, आ गया।
ठीक है ना। जितने भी सारे क्वेश्चंस पूछे गए ना कि भैया बताइए इस वाले सवाल का जवाब किस भाषा में लिखना है, इस भाषा में लिखना है, इस वाले सवाल का जवाब किस भाषा में लिखना है, इस भाषा में लिखना है। इस वीडियो में जो कुछ मैंने सिखाया है वो सब कुछ तुम्हें नोट्स में प्रॉपर तरीके से देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को देखो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, नोट्स रिवाइज कर लो, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है ना। एक आखिरी बात, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार, बहुत मेहनत से बना रहा हूँ, टाइम कम बचा है, आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट। ठीक है, तो जितना अच्छे से तुम्हें बना के दिखा सकूं। ठीक है, सो अगर अच्छा लगा है वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एंड दैट्स इट गाइस। ठीक है, बाकी का यूनिट जो है वो कल बना के डालता हूँ। ओके है ना। सो बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।